नमस्कार। आज हम उत्तर प्रदेश के सामान्य ज्ञान की दुनिया में गोता लगाने वाले हैं और उन सभी जरूरी तथ्यों को जानेंगे जो आने वाली परीक्षाओं के लिए बेहद महत्वपूर्ण हैं। ओके, लिसन में सबका स्वागत है। तो अगर यूपीपीएससी, यूपीएसआई या फिर यूपी पुलिस जैसे किसी भी एग्जाम की तैयारी चल रही है तो ये जानकारी खास तौर पर काम आने वाली है। हम बिल्कुल सीधे उन फैक्ट्स पर बात करेंगे जो परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और सबसे पहले देखते हैं कि भारत के नक्शे पर उत्तर प्रदेश कितना बड़ा है और कहाँ खड़ा है। अब ये जो नंबर स्क्रीन पर दिख रहा है 7.33%, इसे अच्छे से याद कर लीजिए। ये भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल में उत्तर प्रदेश का हिस्सा है। मतलब देश की पूरी जमीन का लगभग 7.25% हिस्सा अकेले उत्तर प्रदेश का है। और अगर हम एरिया यानी क्षेत्रफल के हिसाब से देखें तो उत्तर प्रदेश भारत का चौथा सबसे बड़ा राज्य है। इससे बड़े सिर्फ 3 राज्य हैं, राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र। तो नंबर 4 पर है अपना उत्तर प्रदेश। अच्छा, राज्य के अंदर भी देखिए कितना फर्क है। एक तरफ है सबसे बड़ा जिला लखीमपुर खीरी जो 7,680 वर्ग किलोमीटर में फैला है, और दूसरी तरफ है सबसे छोटा जिला हापुड़ जो सिर्फ 660 वर्ग किलोमीटर का है। सोचिए, एक ही राज्य के अंदर जमीन आसमान का अंतर। चलिए अब जरा राज्य की सीमाओं पर नजर डालते हैं। ये एक ऐसा टॉपिक है जिससे सवाल बनते ही बनते हैं। उत्तर प्रदेश की सीमाएं बहुत लंबी चौड़ी हैं। ये कुल 8 राज्यों, एक केंद्र शासित प्रदेश यानी नई दिल्ली और एक दूसरे देश नेपाल के साथ भी अपनी सीमा साझा करता है। यहाँ 2 जिले तो बहुत ही खास हैं। एक है सहारनपुर जिसकी सीमा 3 राज्यों से लगती है, उत्तराखंड, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश, और दूसरा है सोनभद्र जो 4 राज्यों मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार से घिरा हुआ है। ये अपने आप में एक रिकॉर्ड है। सबसे लंबी सीमा की बात करें तो वो मध्य प्रदेश के साथ है जिससे यूपी के पूरे 11 जिले लगते हैं, और हमारी जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है वो नेपाल के साथ है जिससे पीलीभीत से लेकर महाराजगंज तक कुल 7 जिले जुड़े हुए हैं। अब जरा पूरब की तरफ देखें तो बिहार के साथ भी 7 जिलों की सीमा लगती है। इसकी शुरुआत महाराजगंज से होती है और ये लिस्ट दक्षिण में सोनभद्र तक जाती है। अगर पूरे प्रदेश को एक नक्शे की तरह देखें तो इसके 4 कोने हैं। सबसे उत्तर में सहारनपुर, सबसे दक्षिण में सोनभद्र, सबसे पूरब में बलिया और सबसे पश्चिम में शामली। और हाँ, राज्य की पूरब से पश्चिम की लंबाई करीब 650 किलोमीटर है, जबकि उत्तर से दक्षिण की चौड़ाई 240 किलोमीटर है। तो ये तो हो गई भूगोल की बातें। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं और राज्य की अपनी पहचान, उसके नाम और प्रतीकों को समझते हैं। क्या ये पता है कि उत्तर प्रदेश का नाम हमेशा से ये नहीं था? 1836 में इसे उत्तर पश्चिम प्रांत के नाम से जाना जाता था। फिर समय के साथ कई नाम बदले और आखिर में 24 जनवरी 1950 को इसे अपना आज का नाम मिला, उत्तर प्रदेश। और बस इसीलिए हर साल 24 जनवरी को यूपी दिवस मनाया जाता है। अब बात करते हैं राजकीय चिन्ह की। उसमें जो 2 मछलियां बनी हैं वो कोई आम डिजाइन नहीं है, उनकी एक कहानी है। उन्हें लखनऊ के मशहूर रूमी दरवाजे से लिया गया है जो अवध की शान का प्रतीक है। चलिए अब फटाफट राजकीय प्रतीकों को देख लेते हैं। ये सीधे सीधे सवाल बनते हैं। राजकीय पशु है बारहसिंघा, पक्षी है सारस, फूल है पलाश, पेड़ है अशोक और राजकीय खेल है हॉकी। ये सब याद रखना बहुत जरूरी है। अब थोड़ा और गहराई में उतरते हैं, मतलब जमीन के नीचे और ऊपर दोनों तरफ देखते हैं कि राज्य की बनावट कैसी है। ये जानकर शायद हैरानी हो कि उत्तर प्रदेश की जमीन कितनी पुरानी है। ये उस प्राचीन गोंडवाना लैंड का हिस्सा है, और जो इसका दक्षिणी हिस्सा है यानी बुंदेलखंड, वो तो पृथ्वी की सबसे पुरानी आर्कियन चट्टानों से बना है। गंगा के मैदानों की बात हो तो 2 तरह की मिट्टी का जिक्र जरूर आता है, खादर और बांगर। सीधी सी बात है, खादर वो नई और उपजाऊ मिट्टी है जो नदियां बाढ़ के साथ लाती हैं, और बांगर पुरानी मिट्टी है जो नदी से दूर ऊंचे इलाकों में मिलती है। जैसे जिलों के आकार में फर्क था, वैसे ही राज्य की ऊंचाई में भी काफी विविधता है। एक तरफ सहारनपुर में 957 मीटर ऊंची अमसोट चोटी है, तो दूसरी तरफ दक्षिणी बुंदेलखंड पठार की औसत ऊंचाई सिर्फ 300 मीटर के आसपास है। चलिए, भूगोल और भूविज्ञान के बाद अब रुख करते हैं उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था की ओर, जिसकी जान इसके उद्योगों में बसती है। यहाँ कुछ बहुत जरूरी इंडस्ट्रियल फैक्ट्स हैं जिन्हें फटाफट देख लेते हैं। राज्य का सबसे बड़ा उद्योग है हथकरघा। कानपुर को यूपी का मैनचेस्टर और लेदर इंडस्ट्री का हब भी कहते हैं। औरैया प्लास्टिक सिटी के नाम से जाना जाता है।
और हाँ, चीनी उत्पादन में यूपी देश में दूसरे नंबर पर है। और आखिर में बात करते हैं उन महान हस्तियों की जिन्होंने उत्तर प्रदेश का नाम रोशन किया और अपने अपने क्षेत्र में पहले बने। तो उत्तर प्रदेश से सबसे पहले पद्म पुरस्कार पाने वाले कौन थे? पद्मश्री पाने वाले पहले पुरुष थे अखिल चंद्र मित्रा और पहली महिला थी श्रीमती मोना चंद्रावती गुप्ता। इसी तरह पद्म भूषण और पद्म विभूषण पाने वाले पहले लोगों के नाम भी याद रखना हमारे लिए जरूरी है। तो आखिर में बस एक सवाल कि किसी भी राज्य का भूगोल, उसका इतिहास और उसकी अर्थव्यवस्था, ये सब मिलकर उसकी एक पूरी तस्वीर कैसे बनाते हैं और ये समझ हमारी तैयारी को और कैसे मजबूत करती है, इस पर जरूर सोचिएगा। नमस्कार। आज हम उत्तर प्रदेश के उन खास एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स की दुनिया में चलेंगे जो सही मायनों में इस राज्य की नींव हैं। देखिए, अगर आप यूपीपीएससी, यूपीएसआई या यूपी पुलिस जैसे एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो ये जानकारी आपके लिए बहुत ही जरूरी होने वाली है। तो चलिए ओके लेसन पर शुरू करते हैं और इस पूरे टॉपिक को अच्छे से समझते हैं। आज हम एक एक करके उत्तर प्रदेश के पूरे एकेडमिक मैप को समझेंगे। शुरुआत करेंगे उन यूनिवर्सिटीज से जिन्होंने यहाँ शिक्षा की नींव रखी, फिर टेक्निकल, मेडिकल और रिसर्च सेंटर्स को देखेंगे और आखिर में बात करेंगे कल्चरल अकेडमियों की। और हाँ, एग्जाम के लिए जो सबसे जरूरी पॉइंट्स हैं उन्हें भी कवर करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं उन यूनिवर्सिटीज की जिन्होंने राज्य की एजुकेशनल हिस्ट्री की नींव रखी। ये सिर्फ बिल्डिंग्स नहीं हैं, ये अपने आप में इतिहास हैं। जरा इन संस्थानों की उम्र पर गौर कीजिए, वाकई मजेदार है। संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय ये 1791 में बना था, जो इसे सबसे पुराना बनाता है। फिर लगभग 100 साल बाद 1887 में इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की स्थापना हुई, जिसे पूर्व का ऑक्सफोर्ड भी कहते थे। ये तारीखें ही अपने आप में बताती हैं कि उत्तर प्रदेश में ज्ञान की परंपरा कितनी पुरानी और गहरी है। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी यानी BHU की कहानी तो और भी खास है। इसकी जड़ें जुड़ी हैं एनी बेसेंट के सेंट्रल हिंदू कॉलेज से। बाद में 1916 में पंडित मदन मोहन मालवीय जी ने इसे एक नया रूप दिया और इसे एशिया की सबसे बड़ी रेजिडेंशियल यूनिवर्सिटी बना दिया। मतलब ये सिर्फ एक यूनिवर्सिटी नहीं, बल्कि अपने आप में एक पूरा शहर। अच्छा, अब इतिहास से निकलकर थोड़ा टेक्नोलॉजी की तरफ चलते हैं। बात करते हैं उन इंस्टीट्यूट्स की जो उत्तर प्रदेश के टेक्निकल डेवलपमेंट की बैकबोन है। यहीं से राज्य के इंजीनियर्स और इनोवेटर्स निकलते हैं। यहाँ एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि टेक्निकल एजुकेशन किसी एक शहर में नहीं, बल्कि पूरे राज्य में फैली हुई है। लखनऊ में AKTU है, जिसका नाम 2015 में बदला गया था। प्रयागराज तो MNIT और IIIT के साथ एक बड़ा टेक हब है, और कानपुर में IIT तो है ही, साथ ही वहां स्पेशली विकलांगों के लिए भी एक टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट बनाया गया है। अब बात करते हैं उन इंस्टीट्यूशंस की जो राज्य के हेल्थ केयर सिस्टम को मजबूत बनाते हैं। ये वो यूनिवर्सिटी और कॉलेज हैं जो हमारे डॉक्टर्स और वेटनरी एक्सपर्ट्स की अगली पीढ़ी को तैयार कर रहे हैं। लखनऊ तो मेडिकल एजुकेशन का एक बहुत बड़ा सेंटर है, जहां किंग जॉर्ज, अटल बिहारी वाजपेयी और धन्वंतरी जैसे बड़े बड़े मेडिकल विश्वविद्यालय हैं। वहीं जानवरों के इलाज यानी वेटरनरी साइंस के लिए एक खास इंस्टीट्यूट मथुरा में है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय यूनिवर्सिटी। ये दिखाता है कि इस फील्ड को भी कितनी अहमियत दी गई है। चलिए अब उन जगहों की बात करें जहां भविष्य की खोज होती है। ये हैं यूपी के रिसर्च एंड डेवलपमेंट यानी R&D के पावर हाउस। खेती से लेकर मजदूरों के अध्ययन तक हर फील्ड में यहां नई नई रिसर्च होती रहती है। यहाँ रिसर्च की वैरायटी देखिए, वाराणसी सब्जियों पर रिसर्च कर रहा है तो लखनऊ दवाइयों और गन्ने पर, नोएडा लेबर स्टडीज का सेंटर है तो हापुड़ में अनाज को स्टोर करने पर काम होता है। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो इन इंस्टीट्यूट्स और उनके शहरों को मैच करने वाले सवाल बहुत कॉमन है, तो इन पर खास ध्यान रखना होगा। अब हम एकेडमिक्स से थोड़ा कल्चरल साइड पर चलते हैं। ये वो अकादमियां हैं जो उत्तर प्रदेश के आर्ट, म्यूजिक, ड्रामा और भाषाओं को जिंदा रखने का काम करती हैं। यहाँ एक बहुत ही साफ और इम्पॉर्टेंट पैटर्न दिखाई देता है, चाहे भातखंडे संगीत संस्थान हो, राज्य ललित कला अकादमी हो या फिर भारतेंदु नाट्य अकादमी। ये सारे बड़े कल्चरल इंस्टीट्यूट्स एक ही शहर में हैं, जो कि उत्तर प्रदेश की सांस्कृतिक राजधानी भी है। तो ये एक बहुत ज़रूरी फैक्ट है जो याद रखना है। जब भी आर्ट, म्यूजिक या ड्रामा से जुड़ी राज्य की किसी बड़ी एकेडमी का सवाल आए तो ज़्यादातर चांसेस हैं कि उसका जवाब लखनऊ ही होगा। ये एग्जाम्स में अक्सर पूछा जाता है। चलिए
अब तक हमने जो कुछ भी डिस्कस किया है उसे फटाफट समराइज करते हैं और कुछ ऐसे पॉइंट्स पर फोकस करते हैं जो एग्जाम में अक्सर कंफ्यूजन पैदा कर देते हैं। ये क्लासिक कंफ्यूजन वाला पॉइंट है। नाम लगभग एक जैसे लगते हैं लेकिन दोनों यूनिवर्सिटीज बहुत अलग हैं। लखनऊ वाली है बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी, जो कि 1996 में बनी एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, और आगरा वाली है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी, जो बहुत पुरानी है। 1927 में आगरा यूनिवर्सिटी के नाम से बनी थी और ये एक स्टेट यूनिवर्सिटी है। इन संस्थानों को भी याद रखना बहुत जरूरी है। पुलिस अकेडमी मुरादाबाद में है, वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल यूनिवर्सिटी जौनपुर में है, और हाल ही में अलीगढ़ और आजमगढ़ में राजा महेंद्र प्रताप सिंह और महाराजा सुहेलदेव के नाम पर नई स्टेट यूनिवर्सिटीज भी बनाई गई हैं। ये नंबर अपने आप में एक पूरी कहानी कहता है। 2018-19 की रिपोर्ट के हिसाब से उत्तर प्रदेश में हायर एजुकेशन में लड़कियों का एनरोलमेंट 50% तक पहुंच गया था। ये राज्य में एजुकेशन में बराबरी और सोशल प्रोग्रेस की तरफ एक बहुत बड़ा कदम है। इतनी सारी जानकारी को याद रखने के लिए एक सिंपल 3 स्टेप स्ट्रैटेजी अपनाई जा सकती है। पहला, मेन एजुकेशनल हब्स यानी बड़े शहरों को पहचानें। दूसरा, एक जैसे नाम वाले इंस्टीट्यूट्स के बीच के छोटे छोटे फर्क को समझें। और तीसरा, कुछ सबसे पुराने और जरूरी इंस्टीट्यूट्स की स्थापना की तारीखें याद कर लें। इससे सब कुछ दिमाग में अच्छे से सेट हो जाएगा। तो हमने उत्तर प्रदेश के पूरे एजुकेशनल लैंडस्केप का एक खाका देखा, पर यह सिर्फ इंस्टीट्यूट्स की एक लिस्ट नहीं है, यह राज्य के भविष्य की नींव है। अब सोचने वाली बात यह है कि नॉलेज के ये अलग अलग सेंटर अपनी अपनी स्पेशलाइजेशन के साथ आने वाले समय में यूपी की इकोनॉमी और उसके कल्चर को मिलकर किस तरह का नया आकार देंगे। उत्तर प्रदेश भारत का सबसे ज्यादा आबादी वाला राज्य। कभी सोचा है कि इतने बड़े प्रदेश की प्रशासनिक मशीनरी, मतलब इसका पूरा सिस्टम आखिर चलता कैसे है? आज हम इसी की परतें खोलेंगे और उन सभी जरूरी पहलुओं को समझेंगे जो खास तौर पर राज्य की प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए बेहद जरूरी हैं। ओके, लिसन में आपका स्वागत है। अगर आप यूपीपीएससी, यूपीएसआई या फिर यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं तो ये विश्लेषण खास आपके लिए है। हमने सारे जरूरी फैक्ट्स एक ही जगह पर जमा किए हैं ताकि आपकी तैयारी को एक सही दिशा मिल सके। तो आज हम क्या क्या जानने वाले हैं? सबसे पहले हम आंकड़ों की नजर से यूपी को देखेंगे, फिर समझेंगे कि शासन के मुख्य स्तंभ कौन हैं, कानून व्यवस्था कैसे काम करती है, कुछ ऐतिहासिक कानूनों पर नजर डालेंगे और आखिर में देखेंगे कि उत्तर प्रदेश का आज का ये स्वरूप कैसे बना। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले कुछ नंबर्स, कुछ आंकड़े देखते हैं। ये आंकड़े आपको अंदाजा देंगे कि उत्तर प्रदेश का प्रशासनिक ढांचा आखिर कितना बड़ा और व्यापक है। किसी भी राज्य की प्रशासनिक नींव होते हैं उसके जिले, और उत्तर प्रदेश में कितने जिले हैं? पूरे 75। जी हां, 75 जिले। अब इन 75 जिलों को बेहतर तरीके से चलाने के लिए इन्हें 18 मंडलों में बांटा गया है। इन्हें हम डिवीजन भी कहते हैं। और अगर हम जमीनी स्तर पर, मतलब ग्रास रूट लेवल पर जाएं, तो पूरे राज्य में 825 विकासखंड यानी डेवलपमेंट ब्लॉक्स हैं। और हां, ये एक अपडेटेड आंकड़ा है। कुछ समय पहले तक ये संख्या 822 थी। बात यहीं खत्म नहीं होती। प्रदेश में 350 तहसीलें हैं, 4 आर्थिक संभाग हैं, 17 नगर निगम हैं और लगभग 59,000 से ज्यादा ग्राम पंचायतें। मतलब आप सोच सकते हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन का नेटवर्क कितना विशाल है। तो ये तो हो गए नंबर्स। अब सवाल ये है कि इस पूरे विशाल सिस्टम को चलाता कौन है? आइए अब उन लोगों और संस्थाओं के बारे में जानते हैं जो यूपी के शासन के स्तंभ हैं। सबसे पहले बात करते हैं लोकायुक्त की। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण पद है। आसान भाषा में कहें तो ये राज्य की एंटी करप्शन एजेंसी है, एक ऐसा वॉचडॉग जो सरकारी तंत्र में भ्रष्टाचार पर नजर रखता है। लोकायुक्त के बारे में 3 बातें याद रखनी हैं। पहला, इस पद को 1975 में बनाया गया था। दूसरा, इनकी नियुक्ति राज्यपाल करते हैं। और तीसरा, इनका कार्यकाल अब 8 साल का होता है, जिसे पहले 6 साल से बढ़ाया गया था। महिला नेतृत्व के मामले में उत्तर प्रदेश का इतिहास बहुत खास रहा है। सुचेता कृपलानी जी, जो सिर्फ यूपी की ही नहीं बल्कि पूरे भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री थीं, और श्रीमती मायावती जी, जो 4 बार इस पद को संभाल चुकी हैं। अब विधानसभा अध्यक्षों की बात करते हैं। यह भी एक जरूरी फैक्ट है। यूपी विधानसभा के सबसे पहले अध्यक्ष थे पुरुषोत्तम दास टंडन, और अगर हम आज की बात करें तो वर्तमान अध्यक्ष हैं सतीश महाना।
चलिए अब उस सेक्शन की ओर बढ़ते हैं जो पुलिस भर्ती की तैयारी कर रहे उम्मीदवारों के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। कानून, व्यवस्था और आम नागरिक से जुड़ी सेवाएं। पुलिस विभाग में ये 3 शब्द बार बार इस्तेमाल होते हैं, FIR, GD और CD। इनका पूरा नाम पता होना चाहिए। FIR मतलब फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, GD मतलब जनरल डायरी और CD मतलब केस डायरी। और ये कुछ ऐसे नंबर्स हैं जो हर नागरिक को पता होने चाहिए। 1090 महिला हेल्पलाइन के लिए, 112 किसी भी पुलिस इमरजेंसी के लिए, 101 फायर सर्विस के लिए और एम्बुलेंस के लिए 108 और 102। यहाँ एक बहुत कॉमन कंफ्यूजन होता है, पुलिस जोन और पुलिस रेंज में क्या फर्क है? देखिए, उत्तर प्रदेश में कुल 8 पुलिस जोन हैं और 18 पुलिस रेंज। याद रखिए, जोन एक बड़ी प्रशासनिक इकाई है और उसके अंदर कई रेंज आते हैं। अब जरा समय में पीछे चलते हैं और कुछ ऐसे कानूनों और घोषणाओं को देखते हैं जिन्होंने उत्तर प्रदेश को वो शक्ल दी है जिसमें हम उसे आज देखते हैं। ये टाइमलाइन अपने आप में एक कहानी है। 1947 में ग्राम आबादी एक्ट से लेकर 1989 में उर्दू को दूसरी राजभाषा का दर्जा देने तक, फिर 2008 में वैट का लागू होना और 2011 में शिक्षा का अधिकार, हर कदम एक मील का पत्थर था। और अब आते हैं हमारे विश्लेषण के आखिरी हिस्से पर। हम जानेंगे कि उत्तर प्रदेश का नाम उत्तर प्रदेश कैसे पड़ा। इसकी भी एक अपनी कहानी है। इस राज्य के नाम का सफर देखिए। 1836 में इसे उत्तर पश्चिमी प्रांत के नाम से जाना जाता था। फिर 1937 में यह संयुक्त प्रांत बना और आखिर में 24 जनवरी 1950 को इसे वो नाम मिला जिससे आज हम सब इसे जानते हैं, उत्तर प्रदेश। और यहाँ एक बहुत दिलचस्प फैक्ट है, जब राज्य का नाम उत्तर प्रदेश रखा गया तो उस समय इसके पहले राज्यपाल थे सर हॉर्मस जी पेरोशा मोदी। ये नाम याद रखेगा। अक्सर कहा जाता है कि दिल्ली की सत्ता का रास्ता यूपी से होकर जाता है। ऐसा क्यों? इसका जवाब इन आंकड़ों में है। लोकसभा में 80 सीटें और राज्यसभा में 31 सीटें, देश के किसी भी राज्य से सबसे ज्यादा। तो हमने उत्तर प्रदेश के प्रशासन, इसके इतिहास और इसकी राजनीतिक अहमियत को समझा। अब एक सवाल आपके लिए, इन सभी तथ्यों को जानने के बाद आपको क्या लगता है वो कौन सी एक चीज है जो उत्तर प्रदेश के भविष्य को सबसे ज्यादा प्रभावित करेगी? इस पर सोचिएगा जरूर। नमस्कार, आज हम उत्तर प्रदेश के प्राचीन इतिहास के एक बड़े ही दिलचस्प सफर पर चलेंगे। एक ऐसी जमीन जहां महान सभ्यताओं ने जन्म लिया, बड़े बड़े साम्राज्य खड़े हुए और ऐसे ऐसे नए विचार निकले जिन्होंने पूरी दुनिया का नजरिया बदल दिया। ओके, लिसन में आपका स्वागत है। हमारी ये चर्चा खास तौर पर यूपीपीएससी, यूपीएसआई और यूपी पुलिस की तैयारी करने वालों के लिए तैयार की गई है। हम सभी जरूरी तथ्यों को एकदम आसान भाषा में समझेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला और सबसे बड़ा सवाल, आखिर ये सब शुरू कहां से हुआ? उत्तर प्रदेश की जमीन पर सभ्यता ने कैसे कदम रखा? क्या यहां पहले सिर्फ शिकारी संग्राहक रहते थे या फिर दुनिया के सबसे पहले किसानों में से कुछ यहीं थे? चलिए जरा पीछे चलते हैं और देखते हैं कि पुराने सबूत हमें क्या बताते हैं। तो आज हमारा सफर कुछ इस तरह से आगे बढ़ेगा। हम पाषाण युग की गहराइयों से शुरू करेंगे, फिर पहली सभ्यताओं को देखेंगे, उसके बाद बड़े बड़े साम्राज्यों और राजवंशों की बात करेंगे और आखिर में उन मध्यकालीन बदलावों तक पहुंचेंगे जिन्होंने इस धरती का नक्शा ही बदल दिया। तो हमारा पहला पड़ाव है पाषाण युग। ये वो वक्त था जब इंसान ने पहली बार इस भूमि पर अपने होने के निशान छोड़े थे। और कमाल की बात यह है कि उत्तर प्रदेश में हमें पाषाण युग के तीनों दौर, मतलब पुरापाषाण, मध्यपाषाण और नवपाषाण, तीनों के सबूत मिलते हैं। पुरापाषाण काल में प्रयागराज की बेलन घाटी बहुत अहम थी, तो वहीं मध्यपाषाण काल में प्रतापगढ़ से मिली चीजें उस जमाने की जिंदगी की एक तस्वीर दिखाती हैं। और नवपाषाण काल में तो खेती की शुरुआत हुई, जिसने सच में सब कुछ बदल कर रख दिया। बेलन घाटी की खुदाई ने सच पूछिए तो इतिहास के कई पन्ने खोल दिए। प्रोफेसर GR शर्मा की देखरेख में हुई इस खुदाई में पत्थर के औजार तो मिले ही, लेकिन सबसे कमाल की चीज मिली लोहंदा नाला इलाके से। हड्डी से तराशी हुई मातृ देवी की एक मूर्ति। सोचकर देखिए, उस जमाने में भी कला और आस्था कितनी उन्नत थी। अब प्रतापगढ़ की बात करते हैं। यहां से जो चीजें मिली है ना, वो उस दौर की जिंदगी की पूरी तस्वीर बना देती हैं। सराय नाहर राय में झोपड़ियों के निशान और चूल्हे मिले हैं। इसका मतलब लोग एक जगह टिककर रहने लगे थे। फिर दमदमा में 41 कब्र और उनमें से 5 तो जोड़े में, पुरुष और महिला एक साथ।
इससे उनके सामाजिक रिश्तों का अंदाजा लगता है। और महादाहा में मिले गहने मतलब साजो श्रृंगार का शौक तब भी था। और अब आती है एक गेम चेंजिंग बात। उत्तर प्रदेश दुनिया की उन गिनी चुनी जगहों में से है जहां कृषि क्रांति हुई। कोल्डी हवा में धान की खेती के जो सबूत मिले हैं वो इस बात का पक्का प्रमाण है कि इंसान अब सिर्फ शिकारी नहीं था, उसने खाना उगाना सीख लिया था। और ये सभ्यता के विकास के लिए एक बहुत बड़ी छलांग थी। तो पत्थर के औजारों का दौर अब पीछे छूट रहा है और हम सभ्यता के अगले लेवल पर जा रहे हैं। कांस्य युग और वैदिक काल में जब पहली बार संगठित समाज और बड़े बड़े राज्यों का उदय हुआ। हम अक्सर सोचते हैं कि हड़प्पा सभ्यता पंजाब सिंध के इलाके में थी, है ना? लेकिन इसकी पहुंच उत्तर प्रदेश तक थी। मेरठ का आलमगीरपुर इसका सबसे बड़ा सबूत है, जो इस महान सभ्यता की सबसे पूर्वी चौकी माना जाता है। यहां से मिट्टी के बर्तन और दूसरी कई चीजें मिली हैं। यहां एक बहुत बड़ा और दिलचस्प बदलाव देखने को मिलता है। देखिए, ऋग्वैदिक काल में सभ्यता का जो केंद्र था वो पंजाब और अफगानिस्तान का इलाका था, लेकिन उत्तर वैदिक काल आते आते ये केंद्र खिसक कर पूरब की तरफ यानी उत्तर प्रदेश के गंगा के मैदानों में आ गया। लेकिन आखिर ऐसा क्यों हुआ? इसका सीधा सा जवाब है गंगा के उपजाऊ मैदान। यहाँ खेती करना आसान था, एक बड़ी आबादी पल सकती थी और इसीलिए धीरे धीरे पावर का सेंटर शिफ्ट होकर उत्तर प्रदेश बन गया। तो अब कहानी उस मोड़ पे आ गई है जहां उत्तर प्रदेश सिर्फ एक कल्चरल हब नहीं बल्कि पॉलिटिकल पावर का सेंटर बनने वाला है। ये दौर था बड़े बड़े राज्यों का और नए नए दार्शनिक विचारों का। जरा इस नंबर पर गौर कीजिए। प्राचीन भारत के 16 सबसे शक्तिशाली राज्यों यानी महाजनपदों में से 8 अकेले उत्तर प्रदेश की जमीन पर थे। ये कोई मामूली बात नहीं थी। गंगा के उपजाऊ मैदान, व्यापार के रास्ते और यहाँ के संसाधन, इन सब ने मिलकर इस इलाके को सत्ता का एक स्वाभाविक केंद्र बना दिया था। काशी, कोसल, मल्ल, वत्स ये सिर्फ नाम नहीं है बल्कि ये उस जमाने की वो सुपर पावर्स थी जिन्होंने भारत के इतिहास को आकार दिया। जैसे कि काशी, जो ना सिर्फ एक राजनीतिक शक्ति थी बल्कि अपने कपड़ों और व्यापार के लिए पूरे भारत में मशहूर थी। इन सभी का केंद्र उत्तर प्रदेश ही था। तो जहां एक तरफ राजनीति में इतनी हलचल थी, वहीं दूसरी तरफ विचारों की दुनिया में भी एक क्रांति आ रही थी और इस क्रांति का सेंटर भी उत्तर प्रदेश ही बना। यहीं की जमीन पर जैन और बौद्ध धर्म जैसे नए विचारों ने जन्म लिया, जिन्होंने पुरानी वैदिक मान्यताओं को चुनौती दी और समाज को एक नई दिशा दिखाई। जैन धर्म का तो उत्तर प्रदेश से बहुत ही गहरा नाता है। 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ जी, उनका जन्म काशी यानी वाराणसी में हुआ था। और अयोध्या नगरी तो इतनी पवित्र मानी जाती है कि वहां पहले तीर्थंकर ऋषभनाथ जी समेत 5 तीर्थंकरों ने जन्म लिया था। तो महाजनपदों के बाद अब हम उस दौर की तरफ बढ़ रहे हैं जहां उत्तर प्रदेश से शासन करने वाली शक्तिशाली डायनेस्टीज ने बड़े बड़े साम्राज्य खड़े किए। सम्राट हर्षवर्धन के समय में तो उत्तर प्रदेश का गौरव कहते हैं ना अपने चरम पर था। उन्होंने अपनी राजधानी कन्नौज को बनाया, जिसे उस वक्त महोदय श्री कहते थे, और ये पूरे उत्तर भारत की शक्ति का प्रतीक बन गया। और उनकी प्रयाग वाली सभा, महामोक्ष परिषद, वो तो गजब थी। हर 5 साल में अपना सब कुछ, पूरा खजाना गरीबों और विद्वानों में दान कर देते थे। लेकिन जैसा कि इतिहास में होता है, कोई भी सुनहरा दौर हमेशा नहीं रहता। अब कहानी में एक नया मोड़ आने वाला था, बाहरी आक्रमणों का, जिन्होंने इस इलाके का इतिहास हमेशा के लिए बदल दिया। ये 2 तारीखें, ये 2 घटनाएं बहुत अहम हैं। पहले 10/18/19 में महमूद गजनवी का हमला, जिसने कन्नौज की शान और शौकत को पूरी तरह से खत्म कर दिया। और फिर लगभग 200 साल बाद 1194 में चंदावर की लड़ाई। इसमें राजा जयचंद्र की हार हुई और इसके साथ ही उत्तर भारत में तुर्की शासन का रास्ता साफ हो गया। तो कहां से शुरू किया था हमने? प्रागैतिहासिक मानव से, और कहां आ गए? शक्तिशाली सम्राटों और निर्णायक युद्धों तक। हर दौर, हर युग ने उत्तर प्रदेश की मिट्टी पर अपनी एक अलग छाप छोड़ी है। ये सिर्फ इतिहास के पन्नों की बात नहीं है, ये वो विरासत है जो आज भी यहाँ के कल्चर और समाज में जिंदा है। और आखिर में एक सवाल कि ये हजारों साल पुराना इतिहास, ये लड़ाइयाँ, ये अलग अलग धर्मों का मिलना और ये साम्राज्यों का बनना और बिगड़ना, ये सब मिलकर आज के उत्तर प्रदेश के चरित्र को कैसे बनाते हैं? ये एक ऐसा सवाल है जो हमें इतिहास को आज से जोड़ने के लिए मजबूर करता है। उत्तर प्रदेश का इतिहास ये सिर्फ तारीखों और घटनाओं का एक कलेक्शन नहीं है। नहीं, ये तो एक बहुत ही शानदार कहानी है। आज हम इसी कहानी के उन सबसे जरूरी हिस्सों को समझेंगे जो खास तौर पर स्टेट लेवल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बार बार पूछे जाते हैं।
चलिए उत्तर प्रदेश के इतिहास को मिलकर आसान और दिलचस्प बनाते हैं। हमारा मेन फोकस रहेगा मध्यकालीन इतिहास के उन फैक्ट्स पर जो यूपीपीएससी, यूपीएसआई और यूपी पुलिस जैसी परीक्षाओं के लिए आप कह सकते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमारी कहानी की शुरुआत होती है सल्तनत काल से। ये वो दौर था जब उत्तर प्रदेश का इलाका दिल्ली की हुकूमत का एक बहुत ही अहम, एक मजबूत केंद्र बन रहा था। देखिए, दिल्ली के सुल्तानों ने इस क्षेत्र पर अपनी एक बहुत गहरी छाप छोड़ी है, जैसे कि इल्तुतमिश, जो सुल्तान बनने से पहले बदायूं का सूबेदार था और उसने वहीं की मशहूर जामा मस्जिद बनवाई। फिर आते हैं फिरोज शाह तुगलक, जिन्होंने जौनपुर शहर की नींव रखी और आगे चलकर 1504 में सिकंदर लोदी ने आगरा शहर बसाया। और हाँ, एक बहुत बड़ा राजनीतिक कदम उठाया बहलोल लोदी ने, जब उसने जौनपुर सल्तनत को वापस दिल्ली में मिला लिया। लेकिन दिल्ली की सल्तनत ही पूरी कहानी नहीं है। उसी दौर में जौनपुर में एक बहुत पावरफुल और आजाद राज्य उभर कर आया, जिसे हम जानते हैं शर्की सल्तनत के नाम से। जौनपुर को एक खास नाम दिया गया था, शिराज़े हिंद, यानी भारत का शिराज। अब सवाल उठता है, ऐसा क्यों? क्योंकि शर्की राजवंश के समय यह शहर कल्चर, लर्निंग और आर्किटेक्चर का एक इतना शानदार सेंटर बन गया था कि उस दौर में इसकी कोई मिसाल नहीं थी। शर्की सुल्तानों ने जौनपुर को कई बेहतरीन इमारतों से सजाया, जो आज भी उनकी विरासत की कहानी कहती हैं। इनमें अटाला मस्जिद है, झंझरी मस्जिद, शाही किला और हुसैन शाह की बनवाई हुई लाल दरवाजा मस्जिद भी शामिल है। ये नाम सीधे सीधे एग्जाम्स में पूछ लिए जाते हैं। और हाँ, एक फैक्ट जो याद रखना जरूरी है वो ये कि इस सल्तनत की स्थापना 1394 में मलिक सरवर ख्वाजा जहां ने की थी। हालांकि जैसा हमने अभी देखा, बाद में बहलोल लोदी ने इसे वापस दिल्ली सल्तनत में मिला लिया था। अच्छा, सल्तनत काल के बाद आता है मुगलों का दौर, और इस समय उत्तर प्रदेश आप कह सकते हैं कि मुगल साम्राज्य का दिल बन गया था, उसकी सारी गतिविधियों का मेन सेंटर। मुगलों का असर तो यहां बिल्कुल साफ साफ दिखता है। बाबर ने आगरा को अपनी राजधानी बनाया, जहां उसे अफगानों से काफी कड़ा मुकाबला करना पड़ा था। फिर अकबर ने तो फतेहपुर सीकरी जैसे एक पूरा का पूरा शहर ही बसा दिया और आगरा के किले को भी एक नया रूप दिया। वहीं शाहजहां ने राजधानी को आगरा से दिल्ली शिफ्ट कर दिया। ये जो राजधानी का बदलना था ना, ये एक बहुत बड़ा फैसला था। मतलब बाबर ने आगरा में मुगल सत्ता की नींव रखी थी, लेकिन शाहजहां ने साम्राज्य का केंद्र दिल्ली को बना दिया, जिसे शाहजहानाबाद का नाम मिला। और इसके साथ ही पावर का जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी था वो हमेशा के लिए बदल गया। अकबर की दूरदृष्टि का सबसे बड़ा सबूत वो है फतेहपुर सीकरी। यहीं पर उन्होंने गुजरात पर अपनी जीत को सेलिब्रेट करने के लिए बुलंद दरवाजा बनवाया था। और इसके अलावा बौद्ध विहारों से इंस्पायर्ड पंच महल और सूफी संत शेख सलीम चिश्ती का मकबरा, ये सब भी यहीं की शान है। और एक और मजेदार बात, अकबर के दो सबसे काबिल नवरत्न उत्तर प्रदेश से ही थे। एक तो थे राजा टोडरमल, जो सीतापुर से थे। ये अपने लैंड रेवेन्यू सिस्टम यानी बंदोबस्त प्रणाली के लिए जाने जाते थे। और दूसरे थे बीरबल, जिनका असली नाम महेश दास था। वो कालपी यानी जालौन में पैदा हुए थे और अपनी हाजिर जवाबी के लिए तो पूरे साम्राज्य में मशहूर थे। अब देखिए, जैसे जैसे मुगल साम्राज्य कमजोर पड़ने लगा, एक नई क्षेत्रीय ताकत का उदय हुआ, और वो थे अवध के नवाब। और इसके साथ ही पावर का सेंटर भी एक बार फिर से बदल गया। अवध के इतिहास में एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट आया 1764 में बक्सर के युद्ध में। इसमें नवाब शुजाउद्दौला ने मीर कासिम के साथ मिलकर अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी। लेकिन इस युद्ध में हार ने, आप कह सकते हैं कि भारत में ब्रिटिश सत्ता के लिए दरवाजे खोल दिए। अच्छा, अवध की राजधानी भी समय के साथ बदली। शुरू में कैपिटल थी फैजाबाद, लेकिन फिर नवाब आसफउद्दौला ने राजधानी को लखनऊ शिफ्ट कर दिया। और बस यहीं से लखनऊ के उस सुनहरे दौर की शुरुआत हुई, जिसने उसे नवाबों का शहर बना दिया। नवाब आसफउद्दौला ने लखनऊ को कुछ कमाल के तोहफे दिए, जैसे कि बड़ा इमामबाड़ा, जिसका जो सेंट्रल हॉल है वो बिना किसी खंबे के सहारे खड़ा है, और 60 फीट ऊंचा रूमी दरवाजा, जो आज भी लखनऊ की पहचान है। अवध की नवाबी का अंत तब हुआ जब अंग्रेजों ने आखिरी नवाब वाजिद अली शाह पर कुशासन मतलब मिसगवर्नेंस का आरोप लगाया और उनके राज्य पर कब्जा कर लिया। और इसके साथ ही अवध की आज़ादी का दौर खत्म हो गया। और ये सब हुआ साल 1856 में। ये तारीख बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है,
क्यों? क्योंकि इसके ठीक 1 साल बाद ही 1857 की क्रांति हुई, जिसमें अवध एक बहुत बड़ा केंद्र बनकर उभरा था। लेकिन रुकिए, उत्तर प्रदेश की कहानी सल्तनत और मुगलों से भी कहीं ज्यादा पुरानी है। तो चलिए अब हम इसकी उन गहरी जड़ों को देखते हैं जो हमें प्राचीन काल तक ले जाती हैं। प्राचीन भारत में 16 महाजनपद हुआ करते थे, यानी बहुत पावरफुल राज्य। अब आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे कि इनमें से आधे, जी हाँ, पूरे 8 महाजनपद आज के उत्तर प्रदेश की धरती पर थे। काशी, कोसल, मल, ये सब यहीं थे। ये दिखाता है कि ये इलाका हमेशा से ही सत्ता का एक मेजर सेंटर रहा है। प्राचीन यूपी की धरती न जाने कितने ऐतिहासिक पलों की गवाह है। यहीं कुशीनगर में भगवान बुद्ध का महापरिनिर्वाण हुआ। कुषाण सम्राट कनिष्क ने मथुरा को अपनी दूसरी राजधानी बनाया और यहीं से विश्व प्रसिद्ध मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट का जन्म हुआ। हर्षवर्धन ने कन्नौज से एक विशाल साम्राज्य पर राज किया और आज भी गोरखपुर नाथ संप्रदाय का एक प्रमुख केंद्र है। इतिहास का एक ऐसा ही अनमोल दस्तावेज है प्रयाग प्रशस्ति। ये है क्या? ये असल में समुद्रगुप्त की जीतों की एक तारीफ है, जिसे उनके दरबारी कवि हरिसेन ने संस्कृत में लिखा था और इसे प्रयाग के एक अशोक स्तंभ पर खुदवाया गया था। तो हमने सल्तनत, मुगल, नवाब और फिर प्राचीन काल तक का एक लंबा सफर तय किया। अब आखिर में एक सवाल तो बनता है ना कि इन सभी ऐतिहासिक विरासतों में से कौन सी विरासत आज के उत्तर प्रदेश की पहचान को सबसे ज्यादा प्रभावित करती है? ये सोचने वाली बात है। कभी सोचा है कि भारत की आजादी की लड़ाई की पहली चिंगारी आखिर भड़की कहाँ थी? या फिर देश की पहली महिला कांग्रेस अध्यक्ष किस शहर से चुनी गई? इन सब सवालों का बस एक ही जवाब है, उत्तर प्रदेश। तो चलिए आज हम इसी सफर पे निकलते हैं और जानते हैं कि कैसे उत्तर प्रदेश भारत के आधुनिक इतिहास का दिल बना। ओके लिसन में आपका स्वागत है। जो भी लोग यूपीपीएससी, यूपीएसआई या यूपी पुलिस परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए यह विश्लेषण बहुत ही काम का होने वाला है। हम उत्तर प्रदेश के आधुनिक इतिहास के उन सभी जरूरी तथ्यों पर नजर डालेंगे जो परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। तो हमारी कहानी की शुरुआत होती है साल 1857 से। ये वो साल था जब गुलामी की बेड़ियों को तोड़ने की पहली संगठित कोशिश हुई थी और इसकी आग सबसे पहले उत्तर प्रदेश की सरजमीन पर ही भड़की। और इस आग को हवा देने वाले नायक थे मंगल पांडे। जी हाँ, 34वीं नेटिव इन्फेंट्री के एक सिपाही जो कहीं और से नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश के बलिया जिले के नगवा गांव से थे। उनकी शहादत ने ही उन्हें इस महासंग्राम का पहला अमर शहीद बनाया। देखिए ये घटनाएं कितनी तेजी से आगे बढ़ीं। 29 मार्च को मंगल पांडे ने अकेले ही बगावत का बिगुल फूंका। महज 10 दिन बाद 8 अप्रैल को उन्हें फांसी दे दी गई और उनकी शहादत के ठीक 1 महीने बाद 10 मई को मेरठ में विद्रोह की ज्वाला पूरे देश में फैल गई। यहीं से दिल्ली चलो का वो मशहूर नारा भी गूंजा। अच्छा, इस विद्रोह के पीछे एक बहुत बड़ी वजह थी डलहौजी की राज्य हड़प नीति। ये अंग्रेजों की एक बड़ी चालाक पॉलिसी थी। मतलब सीधा सा था कि अगर किसी राजा का अपना बेटा नहीं है तो उसका राजपाट सीधे अंग्रेजों के कब्जे में चला जाएगा। गोद लिए हुए बेटे को वो वारिस नहीं मानते थे। और इसी नीति की वजह से उत्तर प्रदेश की कई रियासतें जैसे झांसी, जालौन और हमीरपुर अंग्रेजों के हाथ चली गईं। लेकिन यहाँ एक बात जरूर याद रखनी है जो एग्जाम में अक्सर कंफ्यूज करती है। कानपुर पर इस नीति के तहत कब्जा नहीं हुआ था। वहाँ विद्रोह की कमान नाना साहेब और तात्या टोपे के हाथों में थी। 1857 की क्रांति के बाद लड़ाई का तरीका और अंदाज दोनों बदल गए। अब बारी थी संगठित राजनीतिक आंदोलनों की। तो चलिए देखते हैं कि कैसे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बनने से उत्तर प्रदेश में सियासत की एक नई कहानी लिखी गई। उत्तर प्रदेश कांग्रेस के लिए कितना खास था, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि 1888 से 1946 के बीच यहाँ कुल 9 अधिवेशन हुए। इनमें से कुछ तो ऐतिहासिक बन गए, जैसे प्रयागराज में जॉर्ज यूल पहले अंग्रेज अध्यक्ष बने, तो वहीं कानपुर में सरोजनी नायडू पहली भारतीय महिला अध्यक्ष चुनी गई। ये दोनों ही फैक्ट्स बहुत जरूरी हैं। यहाँ एक छोटा सा लेकिन बहुत जरूरी फर्क समझना होगा। देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस तो 1885 में बॉम्बे में बन गई थी, लेकिन उत्तर प्रदेश की अपनी कांग्रेस कमेटी का पहला सम्मेलन 1908 में आगरा में हुआ और इसका पहला राजनीतिक सम्मेलन ठीक 1 साल बाद 1909 में मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में हुआ था। लेकिन देखिए, हर कोई सिर्फ शांति और बैठकों के रास्ते पर नहीं चल रहा था।
देश के कई नौजवानों का खून खौल रहा था और उन्होंने चुना क्रांति का रास्ता। और इस क्रांतिकारी आंदोलन का गढ़ भी एक बार फिर उत्तर प्रदेश ही बना। इस दौर में दो बड़े क्रांतिकारी संगठन सामने आए। पहला था HRA यानी हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, जो 1924 में कानपुर में बना। और फिर 4 साल बाद 1928 में इसी संगठन में एक नया शब्द जुड़ा, सोशलिस्ट, और ये बन गया HSRA यानी हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, जिसने इसे एक नई सोच, एक नई दिशा दी। HRA का नाम आते ही जहन में आता है काकोरी ट्रेन एक्शन। 9 अगस्त 1925 लखनऊ के पास इन क्रांतिकारियों ने एक ट्रेन से सरकारी खजाना लूट लिया। इस एक घटना ने अंग्रेजी हुकूमत की नींव हिलाकर रख दी थी। इसके बाद जबरदस्त धरपकड़ हुई और हमारे 4 वीरों को फांसी पर चढ़ा दिया गया। इन 4 शहीदों को उत्तर प्रदेश की अलग अलग जेलों में फांसी दी गई थी। रामप्रसाद बिस्मिल को गोरखपुर में, अशफाकुल्ला खान को अयोध्या में, राजेंद्र लाहिड़ी को गोंडा में और ठाकुर रोशन सिंह को नैनी यानी प्रयागराज में। ये नाम और ये जगहें एग्जाम के लिहाज से बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण हैं, इन्हें जरूर याद रखिएगा। तो अब कहानी उस दौर में पहुंचती है जब महात्मा गांधी के आने से आजादी की लड़ाई एक जन आंदोलन बन गई थी और इसी के साथ साथ उत्तर प्रदेश में राष्ट्रवादी शिक्षा की भी मजबूत नींव रखी जा रही थी। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी यानी BHU की कहानी भी बड़ी दिलचस्प है। इसकी शुरुआत हुई 1898 में एनी बेसेंट के सेंट्रल हिंदू स्कूल से, लेकिन 1916 में पंडित मदन मोहन मालवीय ने इसे एक विशाल यूनिवर्सिटी में बदल दिया, जो देखते ही देखते राष्ट्रवादी शिक्षा और विचारों का एक बहुत बड़ा गढ़ बन गया। पंडित मदन मोहन मालवीय का कद कितना बड़ा था, ये महात्मा गांधी के इस एक वाक्य से पता चलता है। उन्होंने खुद मालवीय जी को महामना यानी महान आत्मा की उपाधि दी थी। लेकिन गांधी जी का आंदोलन हमेशा एक सीधी लकीर पर नहीं चला। 5 फरवरी 1922 गोरखपुर के चौरी चौरा में एक हिंसक घटना हो गई, जिसमें गुस्साई भीड़ ने एक पुलिस थाने में आग लगा दी। इस हिंसा से गांधी जी इतने दुखी हुए कि उन्होंने असहयोग आंदोलन ही वापस ले लिया। ये स्वतंत्रता संग्राम का एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट। इसके बाद आया सविनय अवज्ञा आंदोलन और इसी के तहत प्रयागराज में जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में एक जबरदस्त अभियान चला, कर बंदी आंदोलन। मतलब हम टैक्स नहीं देंगे। ये अंग्रेजी हुकूमत की आर्थिक कमर तोड़ने की एक बहुत बड़ी कोशिश थी। चलिए अब हम पहुंच गए हैं आजादी की लड़ाई के आखिरी और सबसे निर्णायक दशक में। ये वो दौर था जब हर दिन इतिहास बन रहा था और एक बार फिर उत्तर प्रदेश इस कहानी के केंद्र में था। जब पूरे देश में साइमन कमीशन का विरोध हो रहा था, तब लखनऊ ने तो कमाल ही कर दिया। वहां खलीकुज़्ज़मा के नेतृत्व में लोगों ने साइमन गो बैक लिखे हुए पतंग और गुब्बारे आसमान में उड़ाकर अपना विरोध जताया। सोचिए कितना क्रिएटिव और यादगार तरीका था ये। हाँ, एक और जरूरी फैक्ट, साल 1937 में ही इस क्षेत्र को आधिकारिक तौर पर संयुक्त प्रांत या यूनाइटेड प्रोविंसेस का नाम मिला था और यही नाम आगे चलकर बना उत्तर प्रदेश। और फिर आया 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन। गांधी जी के करो या मरो के नारे पर उत्तर प्रदेश का जोश देखने लायक था। बलिया में तो इतिहास ही रच दिया गया। वहां चित्तू पांडे ने अंग्रेजी हुकूमत को कुछ वक्त के लिए उखाड़ फेंका और अपनी पैरेलल सरकार बना ली। इसी बहादुरी के लिए उन्हें आज भी शेर बलिया के नाम से जाना जाता है। तो 1857 की उस पहली गोली से लेकर 1942 में अपनी सरकार बना लेने तक, ये पूरा सफर देखकर एक सवाल मन में आता है, क्या ये कहना गलत होगा कि उत्तर प्रदेश ही भारत के स्वतंत्रता संग्राम का असली दिल था, जिसने हर आंदोलन में धड़कन फूंकी? इस पर विचार जरूर कीजिएगा। ओके लिसन में आपका स्वागत है। आज हम उत्तर प्रदेश की शानदार सांस्कृतिक विरासत की गहराई में उतरने वाले हैं। तो अगर यूपीपीएससी, यूपीएसआई या यूपी पुलिस जैसे किसी भी स्टेट लेवल एग्जाम की तैयारी चल रही है, तो कला, संगीत और परंपराओं से जुड़े ये फैक्ट्स आपके बहुत काम आने वाले हैं। तो कैसा रहेगा हमारा ये सफर? हम शुरू करेंगे मंदिरों और त्योहारों से, फिर संगीत और नृत्य की दुनिया में गोता लगाएंगे, वहां से निकलकर नौटंकी और सिनेमा की बात करेंगे और आखिर में देखेंगे कि यहाँ के मेले और सांस्कृतिक संस्थान कैसे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। और शुरुआत कहाँ से करेंगे? बिल्कुल, उत्तर प्रदेश की संस्कृति की नींव से।
यानी यहाँ के मशहूर मंदिर और रंग बिरंगे त्योहार। उत्तर प्रदेश मतलब मंदिरों की धरती, है ना? देखिए, यहाँ कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण नाम हैं। मुजफ्फरनगर में है प्राचीन शुकताल शिव मंदिर, कानपुर का जेके मंदिर, और वाराणसी तो खैर तुलसी मानस मंदिर और काशी विश्वनाथ मंदिर के बिना अधूरा है। ये सब आस्था के बहुत बड़े केंद्र हैं। और मंदिरों की ही तरह यहाँ के त्योहारों का कैलेंडर भी बड़ा जबरदस्त है। मतलब एक तरफ प्रयागराज में वाटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल हो रहा है, तो दूसरी तरफ आगरा में दुनिया भर में मशहूर ताज महोत्सव, फिर लखनऊ का आम महोत्सव और मिर्जापुर का कजली महोत्सव। हर त्योहार का अपना ही एक अलग मजा है, अपनी एक अलग पहचान। तो मंदिरों और त्योहारों की बात तो हो गई। अब आते हैं उस चीज पर जो उत्तर प्रदेश की, कह सकते हैं, आत्मा में बसती है, यहाँ का संगीत। जरा इसकी जड़ों को टटोलते हैं, एकदम प्राचीन ग्रंथों से लेकर आज के महान उस्तादों तक। अच्छा, जब भी भारत में संगीत या नृत्य की बात होती है तो एक नाम जरूर आता है, नाट्यशास्त्र। इसे लिखा था भरत मुनि ने। सोचिए कितना पुराना ग्रंथ है, और इसे भारतीय संगीत की बाइबल भी कहते हैं। मतलब आज भी परफॉर्मिंग आर्ट्स का जो बेस है ना, वो यहीं से आया है। और अगर नाट्यशास्त्र से भी पीछे जाएं, एकदम जड़ तक, तो पहुंचते हैं सामवेद पर। इसी प्राचीन वैदिक ग्रंथ को इंडियन क्लासिकल म्यूजिक का जनक माना जाता है। ये पॉइंट याद रखने वाला है। अब यहाँ एक बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है। देखिए, मॉडर्न क्लासिकल सिंगिंग फली फूली कहाँ? अवध के आखिरी नवाब वाजिद अली शाह के दरबार में। उन्होंने माहौल दिया, पेट्रोनेज दिया। लेकिन इसके जनक यानी फादर ऑफ मॉडर्न क्लासिकल सिंगिंग माने जाते हैं उस्ताद फयाज खान। तो ये दो अलग अलग बातें हैं और दोनों ही जरूरी हैं। संगीत की बात हो और नृत्य की ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है? तो चलिए अब जरा उत्तर प्रदेश की धरती की लय को महसूस करते हैं। यहाँ कथक का क्लासिकल अंदाज भी है और अलग अलग इलाकों के अपने चटक लोक नृत्य भी। एक सवाल जो अक्सर बनता है, उत्तर प्रदेश का इकलौता शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? जवाब है कथक। और इससे जुड़ा एक और जरूरी फैक्ट कि पूरे प्रदेश में सिर्फ 4, जी हां, सिर्फ 4 ही ऐसे संस्थान हैं जो कथक में ग्रेजुएट डिग्री देते हैं। और ये 4 संस्थान कौन कौन से हैं? बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, आगरा यूनिवर्सिटी, राष्ट्रीय कथक संस्थान और भातखंडे संगीत संस्थान। यही हैं कथक की फॉर्मल एजुकेशन के 4 स्तंभ। लेकिन कहानी सिर्फ कथक पर खत्म नहीं होती। असली रंग तो यहाँ के लोक नृत्यों में है। हर इलाके का अपना फ्लेवर है। जैसे ब्रज क्षेत्र में चरकुला, बुंदेलखंड का राई डांस, पूर्वांचल में धोबिया और रुहेलखंड की लावणी। यही तो है असली विविधता। संगीत हो गया, नृत्य हो गया, अब बारी है कहानियों की। मंच पर कही जाने वाली कहानियां और पर्दे पर दिखाई जाने वाली कहानियां। जी हां, अब बात करेंगे नौटंकी और सिनेमा की। उत्तर प्रदेश का जिक्र हो और नौटंकी का नाम ना आए, ये तो हो ही नहीं सकता। ये यहाँ का बहुत ही पॉपुलर फोक थिएटर है और इसमें भी 2 मेन स्टाइल हैं, एक कानपुरी स्टाइल और दूसरा हाथरसी स्टाइल। और पारंपरिक मंच से अब आते हैं मॉडर्न पर्दे पर। सिनेमा की दुनिया में भी यूपी अब पीछे नहीं है। स्टेट की पहली फिल्म पॉलिसी आई थी 1999 में, और अब तो एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट चल रहा है ग्रेटर नोएडा में इंडिया की सबसे बड़ी फिल्म सिटी बनाने का। अच्छा, संस्कृति का एक और पहलू होता है जो लोगों को जोड़ता है, कम्युनिटी बनाता है। उत्तर प्रदेश में ये काम करते हैं यहाँ के मेले। तो चलिए अब मेलों और कम्युनिकेशन यानी भाषाओं की बात करते हैं। मेलों के मामले में यूपी में जबरदस्त डाइवर्सिटी है। ये देखिए, एक तरफ है मथुरा जहां साल में सबसे ज्यादा मतलब 86 मेले लगते हैं, और दूसरी तरफ है पीलीभीत जहां सबसे कम। कितना बड़ा अंतर है ना? लेकिन बात सिर्फ गिनती की नहीं है। कुछ मेले तो अपनी पहचान की वजह से जाने जाते हैं। जैसे मेरठ का नौचंदी मेला, इसे हिंदू मुस्लिम यूनिटी का प्रतीक माना जाता है, और बलिया का ददरी मेला जो कि एक बहुत बड़ा पशु मेला है। अब जरा भाषा की बात कर लें। इसकी पॉलिसी कैसे इवॉल्व हुई, ये टाइमलाइन उसे अच्छे से समझाता है। देखिए, 1968 में हिंदी को सभी सरकारी दफ्तरों में जरूरी कर दिया गया। फिर 1972 में बनी यूपी उर्दू अकेडमी, और फाइनली 1989 में उर्दू को राज्य की दूसरी ऑफिशियल लैंग्वेज डिक्लेयर किया गया। तो अब हम अपने इस कल्चरल टूर के आखिरी पड़ाव पर हैं। यहाँ हम बात करेंगे उन लोगों और उन जगहों की जो इस विरासत को जिंदा रखे हुए हैं और आगे बढ़ा रहे हैं। इस विरासत को बनाने वाले कुछ महान नाम देखिए। बांसुरी के जादूगर हरिप्रसाद चौरसिया, जिनका ताल्लुक प्रयागराज घराने से है। लता मंगेशकर जी, जिन्होंने भिंडी बाजार घराने से संगीत सीखा।
और एक और दिलचस्प नाम है जानकी बाई, प्रयागराज की थी और उन्हें 56 छुरी के नाम से जाना जाता था। और हाँ, नवाब वाजिद अली शाह जैसे संरक्षकों को कैसे भूल सकते हैं, जिन्होंने लखनऊ में कैसरबाग बनवाया। और इस कल्चर को संभालने, इस पर रिसर्च करने के लिए कई इंस्टीट्यूट्स भी बनाए गए। इंटरनेशनल बुद्धिस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट, अयोध्या रिसर्च इंस्टीट्यूट और भी कई हैं। इनके स्थापना वर्ष यानी एस्टैब्लिशमेंट ईयर्स अक्सर पूछ लिए जाते हैं, तो इन पर एक नज़र रखना ज़रूरी है। तो ये थी उत्तर प्रदेश की संस्कृति की एक छोटी सी झलक। हमने मंदिरों से लेकर संगीत तक और मेलों से लेकर संस्थानों तक का सफ़र किया। ये सारे फैक्ट्स एक तस्वीर तो बनाते हैं, लेकिन साथ ही एक सवाल भी छोड़ जाते हैं कि इतनी पुरानी और गहरी परंपराएं आज के मॉडर्न यूपी में खुद को कैसे बदल रही हैं, कैसे जिंदा हैं। नमस्कार। कभी सोचा है कि भारत का जो सांस्कृतिक दिल है, यानी अपना उत्तर प्रदेश, उसकी धड़कन में ऐसा क्या है जो उसे इतना खास बनाता है? आज हम यूपी की आत्मा में उतरेंगे और कुछ ऐसे तथ्य जानेंगे जो न सिर्फ दिलचस्प हैं, बल्कि बहुत बहुत जरूरी भी हैं। ओके लिसन में आप सभी का स्वागत है। ये जो पूरी जानकारी है, ये खास तौर पर उन लोगों के लिए तैयार की गई है जो यूपीपीएससी, यूपीएसआई और यूपी पुलिस जैसे एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं। हम सीधा उन जरूरी कल्चरल पॉइंट्स पर फोकस करेंगे जो आपको पता ही होने चाहिए। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। किसी भी कल्चर को सही मायने में समझना होना तो पहले उन जगहों को देखना चाहिए जो उसे संभाल कर रखती हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं उन इंस्टीट्यूशन से जो इस अनमोल विरासत को सहेजने और आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। देखिए, प्रयागराज में देश के 7 आंचलिक सांस्कृतिक केंद्रों में से एक मौजूद है। 1986 में बना ये सेंटर सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं है, बल्कि ये वो धुरी है जो उत्तर प्रदेश की कला और संस्कृति को जिंदा रखती है और ये पक्का करती है कि हमारी परंपराएं एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचती रहें। लेकिन यूपी की संस्कृति सिर्फ संस्थानों की चारदीवारी में नहीं है। अरे, इसका असली रंग तो सड़कों पर, उत्सवों और रंगों के सैलाब में देखने को मिलता है। तो चलिए अब चलते हैं उन शानदार त्योहारों और मेलों की दुनिया में जो इस प्रदेश की असली जान है। लखनऊ महोत्सव की नजाकत से लेकर जो 1975-76 से अवधि कल्चर का जश्न मना रहा है, आगरा में ताज महोत्सव के शाही अंदाज तक, हर उत्सव का अपना एक अलग ही मजा है। चाहे वो झांसी का आयुर्वेद महोत्सव हो या फिर प्रयागराज के वाटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल का रोमांच। और हाँ, कुछ मेले सिर्फ मेले नहीं होते, वो एक मिसाल होते हैं। मेरठ का नौचंदी मेला इसका जीता जागता सबूत है। ये हिंदू मुस्लिम एकता का एक ऐसा प्रतीक है जहां दोनों समुदाय एक साथ मिलकर उत्सव मनाते हैं, जो इसे वाकई बहुत ज्यादा खास बना देता है। अच्छा, अब जरा इन मेलों और उनके शहरों पर भी एक नजर डाल लेते हैं। बलिया का ददरी पशु मेला, लखीमपुर खीरी का गोला गोकर्णनाथ मेला और आगरा का बटेश्वर मेला, ये नाम और इनकी जगहें याद रखना बहुत जरूरी है। त्योहारों और मेलों की धूम से अब चलते हैं इतिहास के पन्नों में। उत्तर प्रदेश की विरासत जितनी उत्सवों में जिंदा है, उतनी ही पत्थरों पर भी तराशी गई है। अब रुख करते हैं उन शानदार आर्किटेक्चरल वंडर्स की ओर जो इस प्रदेश के कोने कोने में मौजूद हैं। यूपी के प्राचीन मंदिरों को समझने के लिए एक शब्द जानना बहुत जरूरी है, पंचायतन। अब ये क्या है? बहुत सिंपल है। सोचिए, बीच में एक मुख्य मंदिर है और उसके चारों कोनों पर 4 छोटे छोटे मंदिर, बस इसी को पंचायतन स्टाइल कहते हैं। और इस स्टाइल का सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल कहां मिलता है? ललितपुर में देवगढ़ का दशावतार मंदिर। पर इसकी खासियत सिर्फ इतनी ही नहीं है। माना जाता है कि यह भारत का पहला मंदिर है जिसमें शिखर बनाया गया, मतलब इसने सदियों तक मंदिर आर्किटेक्चर को एक नई दिशा दी। अब यह एक बहुत जरूरी पॉइंट है जहां अक्सर कंफ्यूजन होता है। एग्जाम्स में गुप्त काल के मंदिरों की लोकेशन को लेकर सवाल पूछे जाते हैं। तो याद रखिए, देवगढ़ का दशावतार मंदिर उत्तर प्रदेश में है, जबकि नचना कुठार, तिगवा और भूमरा के मंदिर हमारे पड़ोसी राज्य मध्य प्रदेश में। यूपी की कल्चरल पावर सिर्फ देश तक ही सीमित नहीं है, दुनिया ने भी इसका लोहा माना है। 1983 में यूनेस्को ने आगरा के किले को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा दिया और हाल ही में 2017 में कुंभ मेले को मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के तौर पर सम्मानित किया गया। अच्छा, एक और छोटी सी बात लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रसिद्ध जेके मंदिर को लेकर बहुत लोग सोचते हैं कि वो लखनऊ में है, लेकिन नहीं, ये मंदिर कानपुर में स्थित है। ये एक छोटा लेकिन जरूरी फैक्ट है जिसे याद रखना चाहिए। तो वास्तुकला की बात हो गई, अब जरा यूपी के संगीत की दुनिया में गोता लगाते हैं।
उन सुरों और तालों की ओर बढ़ते हैं जो यहाँ की हवा में गूंजते हैं। चलिए बात करते हैं संगीत के महान उस्तादों की। ठुमरी की रानी, ये नाम ही काफी है। मिलिए महान गिरिजा देवी जी से। 1929 में वाराणसी में जन्मी वो उस शहर की संगीत की आत्मा का प्रतीक थीं, जो सदियों से कला और ज्ञान का केंद्र रहा है। जरा उनके सम्मानों की इस यात्रा को देखिए, क्या शानदार सफर रहा है। 1972 में पद्मश्री से शुरू होकर 2016 में पद्म विभूषण तक, ये टाइमलाइन दशकों की उनकी साधना और संगीत पर उनकी पकड़ को दिखाती है। यूपी ने संगीत की दुनिया को एक से बढ़कर एक नगीने दिए हैं। कुछ नाम और उनके साज याद रखना बहुत जरूरी है। तबला वादक पंडित किशन महाराज, वीणा पर सादिक अली खान, पखावज पर पागलदास और हाँ, महान उस्ताद बिस्मिल्लाह खां, जिनकी शहनाई हिंदुस्तान की आवाज बन गई। यहाँ एक और करेक्शन है, इसे जरूर नोट कर लीजिए। स्टडी मटेरियल में अक्सर ये गलती मिल जाती है। श्री राम श्रीवास्तव हारमोनियम के नहीं बल्कि वायलिन के एक कुशल वादक थे। ये एक जरूरी डिटेल है। यूपी की सांस्कृतिक विरासत की बात बहुमुखी प्रतिभा के धनी अमीर खुसरो के जिक्र के बिना तो अधूरी ही है। 1253 में कासगंज के पटियाली में जन्मे खुसरो ने संगीत और भाषा दोनों को ही एक नया आयाम दिया। खड़ी बोली के विकास में उनका बहुत बड़ा रोल था। वही बोली जिसने आज की हिंदी की नींव रखी। चलिए अब आखिर में कुछ ऐसे मजेदार और जरूरी फैक्ट्स पर बात करते हैं जो यूपी के कल्चर को और भी खास बनाते हैं। ये वो छोटी छोटी बातें हैं जो इसकी गहराई को दिखाती हैं। क्या आप जानते हैं कि वाराणसी के रामनगर की जो मशहूर रामलीला है वो कितने दिन चलती है? 1-2 दिन नहीं बल्कि पूरे 31 दिनों तक। भक्ति और नाट्य कला का एक अविश्वसनीय प्रदर्शन। हमने कुंभ मेले का जिक्र किया था, जो पृथ्वी पर इंसानों का सबसे बड़ा जमावड़ा है। पर कभी सोचा है कि इसकी तारीखें तय कैसे होती हैं? ये कोई रैंडम फैसला नहीं होता। इसके पीछे प्राचीन और सटीक खगोलीय गणनाएं हैं। इसका जवाब सितारों में है। जी हां, महाकुंभ का समय सूर्य, चंद्रमा और बृहस्पति ग्रह की एकदम सटीक एस्ट्रोनॉमिकल पोजीशन से तय होता है। ये हमारे प्राचीन भारतीय खगोल विज्ञान की समझ का एक हैरान कर देने वाला सबूत है। तो यूपी की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत के इस सफर के अंत में एक सवाल आपके लिए छोड़ रहा हूं। हमने जो कुछ भी देखा, प्राचीन मंदिरों से लेकर अमर धुनों तक, इनमें से वो कौन सी एक बात थी जिसने आपको सबसे ज्यादा चौंकाया या इंस्पायर किया? इस पर जरूर सोचिएगा। नमस्कार। अगर आप यूपीपीएससी, यूपीएसआई या यूपी पुलिस मतलब उत्तर प्रदेश की किसी भी बड़ी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो ये समझ लीजिए कि यूपी की इंडस्ट्रीज के बारे में जानना आपके लिए कितना जरूरी है। आज हम हर उस फैक्ट को कवर करेंगे जो एग्जाम में पूछा जा सकता है। ओके, लिसन में आपका स्वागत है। तो हमारा मकसद एकदम साफ है। उत्तर प्रदेश की इंडस्ट्रियल पावर को, उसकी औद्योगिक शक्ति को इस तरह से समझना कि एग्जाम में कोई भी सवाल आए तो आप चूके नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं ये सफर। आज हम क्या क्या देखने वाले हैं, एक नजर डालते हैं। हम शुरू करेंगे पारंपरिक मेटल वर्क से, फिर टेक्सटाइल्स और हैंडीक्राफ्ट्स की दुनिया में गोता लगाएंगे। इसके बाद हम देखेंगे कुछ ऐसे खास प्रोडक्ट्स जिन्हें जीआई टैग मिला है। फिर बात होगी हैवी इंडस्ट्री और एनर्जी सेक्टर की, चमड़े और स्पोर्ट्स के सामान की, और आखिर में हम उन संस्थानों को जानेंगे जो इस पूरी इकोनॉमी को चलाते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं उस हुनर की जिसकी चमक पीढ़ियों से चली आ रही है, और वो है उत्तर प्रदेश का मशहूर मेटल वर्क। इसी कला ने, इसी शिल्प ने यूपी को दुनिया के नक्शे पर एक अलग ही पहचान दी है। अच्छा, यहाँ एक बहुत जरूरी बात है जिस पर ध्यान देना है, क्योंकि एग्जाम में अक्सर लोग यहीं कंफ्यूज होते हैं। देखिए, मुरादाबाद को हम सब पीतल नगरी कहते हैं, है ना? ये मशहूर है अपने पीतल के बर्तनों और उस पर की गई खूबसूरत मीनाकारी के लिए। लेकिन जब बात आती है पीतल से बनी देवी देवताओं की मूर्तियों की, तो उसका केंद्र है मथुरा। तो याद रखिएगा, बर्तन मतलब मुरादाबाद, मूर्तियां मतलब मथुरा। ये छोटा सा फर्क बहुत काम का है। लेकिन कहानी सिर्फ पीतल तक ही नहीं है। उत्तर प्रदेश में हुनर के और भी कई गढ़ हैं। जैसे सहारनपुर अपनी शानदार लकड़ी की नक्काशी के लिए इसे कैपिटल ऑफ वुडक्राफ्ट भी कहते हैं। फिर आता है अलीगढ़, जिसे हम ताला नगरी के नाम से जानते हैं। यहाँ के ताले अपनी मजबूती के लिए फेमस हैं। और हाँ, एटा का जलेसर, यहाँ बनने वाली घंटियों की गूंज तो पूरी दुनिया में सुनाई देती है। हर शहर अपनी खास पहचान। तो ये तो हुई मेटल की बात, पर उत्तर प्रदेश की इंडस्ट्री सिर्फ धातु तक ही सीमित नहीं है। क्या आप जानते हैं कि खेती के बाद मतलब एग्रीकल्चर के बाद वो कौन सा सेक्टर है जो राज्य में सबसे ज्यादा लोगों को रोजगार देता है?
जी हाँ, वो है यहाँ का कपड़ा और हस्तशिल्प उद्योग। अब देखिए, जब लखनऊ का नाम आता है तो जहन में क्या आता है? बिल्कुल, चिकनकारी की वो नाजुक कढ़ाई। वहीं फर्रुखाबाद अपनी पारंपरिक हैंड प्रिंटिंग के लिए जाना जाता है। बदायूं की जरी जरदोजी, जिसे वहां करचोबी भी कहते हैं, कपड़ों पर एक तरह से सोने चांदी के तारों से की गई कलाकारी है। गाजीपुर में जूट से बने वॉल हैंगिंग बहुत मशहूर हैं, और प्रयागराज, अमेठी, सुल्तानपुर वाला जो इलाका है वो मूंज घास से बने प्रोडक्ट्स के लिए जाना जाता है। अब बात करते हैं उन प्रोडक्ट्स की जो इतने खास हैं, इतने यूनिक हैं कि उन्हें एक खास पहचान मिली है, जीआई टैग। ये टैग एक तरह से गारंटी है कि ये प्रोडक्ट उसी खास जगह का है और उसकी क्वालिटी बेहतरीन है। ये यूपी की इंडस्ट्रियल पहचान का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। ये नंबर देखिए जरा, 300। अब आप सोच रहे होंगे कि ये 300 क्या है? ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, इसके पीछे एक पूरी कहानी है। ये अमरोहा में ढोलक बनाने वाली लगभग 300 छोटी छोटी यूनिट्स की संख्या है। सोचिए, एक ढोलक जिसे जीआई टैग मिला हुआ है वो सैकड़ों परिवारों का घर चला रहा है। ये इस बात का सबसे बड़ा सबूत है कि कैसे एक पारंपरिक कला एक पूरी लोकल इकोनॉमी की रीढ़ बन सकती है। और भी बहुत कुछ है। फिरोजाबाद को तो सुहाग नगरी ही कहते हैं। यहाँ की कांच की चूड़ियां इतनी मशहूर हैं। बरेली में दिया सलाई यानी माचिस की इंडस्ट्री बहुत पुरानी है। और पॉटरी की बात करें तो खुर्जा के सेरेमिक बर्तन, मिर्जापुर के चुनार की लाल मिट्टी के बर्तन और आजमगढ़ के निजामाबाद की काली मिट्टी के बर्तन, मतलब एक ही कला के कितने अलग अलग और खूबसूरत रूप हैं। तो ये तो हुई पारंपरिक और छोटे उद्योगों की बात। लेकिन अब बात करते हैं उस इंजन की, उस ताकत की जो उत्तर प्रदेश की मॉडर्न इकोनॉमी को चलाती है, मतलब यहाँ की बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज और एनर्जी सेक्टर। हम सब मथुरा को जानते हैं, लेकिन यह भी जानना जरूरी है कि यह सिर्फ एक सांस्कृतिक केंद्र नहीं है। यहीं पर उत्तर प्रदेश की इकलौती ऑयल रिफाइनरी भी है। यह प्लांट पूरे राज्य की एनर्जी सिक्योरिटी के लिए बहुत जरूरी है। और एनर्जी की बात हो ही रही है तो बुलंदशहर के नरोरा को कैसे भूल सकते हैं? ये वो जगह है जहां उत्तर प्रदेश का पहला न्यूक्लियर पावर प्लांट लगा। ये राज्य के एनर्जी प्रोडक्शन में एक बहुत बड़ी छलांग थी। अब चलते हैं सोनभद्र के सिंगरौली में। ये इलाका कोयले के भंडारों के लिए जाना जाता है, तो जाहिर सी बात है एनटीपीसी ने राज्य में अपना पहला पावर प्लांट यहीं लगाया ताकि यहां के कोयले का इस्तेमाल करके उत्तर प्रदेश की इंडस्ट्रीज को पावर दी जा सके। सोनभद्र में ही एक और बहुत बड़ा इंडस्ट्रियल सेंटर है, रेणुकूट। ये जगह राज्य के एल्यूमिनियम उद्योग का दिल है। और एल्यूमिनियम तो आप जानते ही हैं, कंस्ट्रक्शन से लेकर ट्रांसपोर्ट तक हर जगह काम आता है। अच्छा, भारी उद्योग तो ठीक है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश के वो 2 मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स कौन से हैं जिनका नाम पूरी दुनिया में है, जो अपने अपने फील्ड के असली चैंपियन हैं? चलिए पता करते हैं। देखिए, ये स्लाइड बहुत काम की है क्योंकि ये 3 लेदर पार्कों के बीच का फर्क बताती है। उन्नाव में है लेदर टेक्नोलॉजी पार्क जो रिसर्च और टेक्नोलॉजी पर फोकस करता है। आगरा में है लेदर पार्क जो छोटे स्तर के उत्पादन के लिए है। और फिर है कानपुर का मेगा लेदर पार्क। जैसा कि नाम से ही साफ है, ये बड़े पैमाने पर मैन्युफैक्चरिंग का हब है। तीनों अलग अलग हैं, ये याद रखिएगा। और जब खेल के सामान की बात आती है तो एक ही नाम सामने आता है, मेरठ। इस शहर को भारत की क्रीड़ा राजधानी कहा जाता है और ये देश में स्पोर्ट्स गुड्स का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है। यहां बने बैट और बॉल से पूरी दुनिया में क्रिकेट खेला जाता है। तो हमने इंडस्ट्रीज की बात कर ली, प्रोडक्ट्स की बात कर ली, लेकिन इन सबको सपोर्ट कौन करता है? वो कौन से संस्थान हैं जो इस पूरे इंडस्ट्रियल ढांचे की रीढ़ हैं? चलिए अब एक नजर उस पर डालते हैं। ये चार्ट एक बहुत बड़ी और जरूरी सच्चाई दिखाता है। उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा लोग किस में काम करते हैं? एग्रीकल्चर में। और उसके ठीक बाद हथकरघा और कपड़ा उद्योग। ये सिर्फ एक डेटा पॉइंट नहीं है, ये लाखों लोगों की रोजी रोटी की कहानी है। ये वो 3 बड़े संस्थान हैं जिन्होंने यूपी के इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट को एक शक्ल दी है। 1960 में बना खादी बोर्ड जो गांव के उद्योगों को बढ़ावा देता है। 1961 में बना यूपीएसडीआईसी जो कानपुर में है और जिसने पूरे राज्य में इंडस्ट्रियल एरिया बनाए। और फिर 1990 में बना सिडबी जिसका हेडक्वार्टर लखनऊ में है और जो छोटे बिजनेस को फाइनेंस करता है। तो हम इस पूरी चर्चा को एक बड़े सवाल के साथ खत्म करते हैं। उत्तर प्रदेश का लक्ष्य है $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनना। तो आपको क्या लगता है, इस रेस में आगे कौन होगा? क्या पारंपरिक शिल्प जो सदियों से इस राज्य की पहचान रहे हैं वो बाजी मारेंगे, या फिर भारी उद्योग और नई टेक्नोलॉजी भविष्य का रास्ता बनाएंगी? सोचिएगा जरूर। वेलकम टू ओके लिसन।
आज हम उत्तर प्रदेश की इंडस्ट्रीज यानी उद्योगों की दुनिया में एक गहरा गोता लगाने वाले हैं। अगर आप यूपीपीएससी, यूपीएसआई या यूपी पुलिस जैसे किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये पड़ताल आपके लिए बहुत बहुत जरूरी होने वाली है। हम इसमें सारे जरूरी पहलू कवर करेंगे। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले हम यूपी के इंडस्ट्रियल लैंडस्केप को समझेंगे, फिर उन बड़े शहरों की सैर करेंगे जो इसकी इकोनॉमी की जान है। इसके बाद बात होगी एक जिला एक उत्पाद जैसी एक शानदार स्कीम की। फिर देखेंगे कि देश में यूपी का क्या रुतबा है, और आखिर में उन अथॉरिटीज को जानेंगे जो इस पूरी तरक्की को मैनेज करती हैं। तो चलिए पहले हिस्से से शुरू करते हैं। जब उत्तर प्रदेश में इंडस्ट्रीज की बात होती है ना, तो ये कुछ दो अलग अलग दुनियाओं की कहानी जैसी लगती है। मतलब पूरे राज्य में डेवलपमेंट एक जैसा नहीं है, और इस फर्क को समझना पूरी तस्वीर देखने के लिए बेहद जरूरी है। तो देखिए ये अंतर कितना बड़ा है। एक तरफ है पश्चिमी यूपी जो दिल्ली एनसीआर के पास होने की वजह से राज्य का इकोनॉमिक पावर हाउस है, सबसे ज्यादा डेवलप्ड है, और वहीं दूसरी तरफ है बुंदेलखंड का इलाका जिसमें 7 जिले आते हैं और जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में सबसे पीछे है। चलिए अब उन शहरों की बात करते हैं जो उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था के असली इंजन हैं। आइए एक एक करके राज्य के सबसे अहम इंडस्ट्रियल सेंटर्स और उनकी खासियत को जानते हैं। और इस लिस्ट में सबसे पहला नाम आता है कानपुर का। इसे ऐसे ही उत्तर भारत का मैनचेस्टर नहीं कहते। ये शहर चमड़ा और कपड़ा यानी लेदर और टेक्सटाइल इंडस्ट्री का पूरे राज्य में सबसे बड़ा सेंटर है। लेकिन रुकिए, कानपुर की कहानी सिर्फ चमड़े और कपड़े तक ही खत्म नहीं होती। ये ज्ञान और रिसर्च का भी बहुत बड़ा हब है। यहाँ आपको जेकी कैंसर इंस्टीट्यूट मिलेगा, दालों पर रिसर्च के लिए इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पल्सेस रिसर्च है, नेशनल शुगर इंस्टीट्यूट है, और हाँ, वर्ल्ड क्लास आईआईटी कानपुर भी यही है। और एक बहुत ही खास चीज, यहाँ कृत्रिम अंग बनाने का भी केंद्र है। तो कानपुर की ट्रेडिशनल इंडस्ट्री से निकलकर अब हम चलते हैं एक बिल्कुल मॉडर्न टेक हब की तरफ। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं नोएडा की। जब सॉफ्टवेयर और बीपीओ की बात आती है तो पूरे उत्तर प्रदेश में नोएडा का कोई मुकाबला नहीं है। देखिए, नोएडा बस एक शहर नहीं है, ये अपने आप में एक पूरा मॉडर्न इकोनॉमिक इकोसिस्टम है। ये गौतम बुद्ध नगर जिले का हेडक्वार्टर तो है ही, साथ में वीवी गिरी नेशनल लेबर इंस्टीट्यूट जैसा संस्थान भी यही है। और ग्रेटर नोएडा में जो नॉलेज पार्क है वो इसे सच में एक नॉलेज बेस्ड इकोनॉमी का सेंटर बनाता है। अगला पड़ाव है वाराणसी। हम सब इसे भारत की धार्मिक राजधानी के तौर पर जानते हैं, है ना? पर इसका एक कमर्शियल पहलू भी है जो बहुत मजबूत है, खासकर पारंपरिक क्राफ्ट और एक बड़े रेलवे हब के रूप में। यहाँ का संगम भी देखिए कितना अनोखा है। एक तरफ मुगल सराय में विशाल रेल इंजन का प्लांट है जो इसकी इंडस्ट्रियल पावर दिखाता है, तो दूसरी तरफ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हैंडलूम टेक्नोलॉजी और इंडियन वेजिटेबल रिसर्च इंस्टीट्यूट है जो इसके हुनर और खेती की विशेषज्ञता को दिखाते हैं। सच में इंडस्ट्री और कल्चर का एक बेहतरीन मेल है। अच्छा, यहाँ एक बहुत कॉमन कंफ्यूजन होता है खासकर एग्जाम्स में, और वो है यूपी के लेदर पार्क्स को लेकर। तो इसे एकदम साफ कर लेते हैं। याद रखिए, लेदर टेक्नोलॉजी पार्क उन्नाव के बंथरा में है, मेगा लेदर पार्क कानपुर में है, और जो एक स्टैंडर्ड लेदर पार्क है वो आगरा में है। तीनों अलग अलग है। अब एक बहुत ही खास सरकारी पहल की बात करते हैं, एक जिला एक उत्पाद, या जिसे हम ओडीओपी कहते हैं। इसका आइडिया बहुत ही सिंपल और पावरफुल है कि हर जिले के अपने लोकल हुनर और प्रोडक्ट को एक ग्लोबल पहचान दी जाए। ये तारीख याद रखिएगा, 24 जनवरी 2018 जब इस स्कीम को लॉन्च किया गया था। इसका मकसद सिर्फ लोकल इकोनॉमी को बूस्ट करना नहीं, बल्कि हमारी जो विरासत है, जो सदियों पुराने क्राफ्ट्स हैं, उन्हें बचाना और हर जिले को उसकी एक अपनी यूनिक पहचान देना भी है। चलिए कुछ मजेदार उदाहरण देखते हैं। जैसे औरैया अपने देसी घी के लिए जाना जाता है, तो लखीमपुर खीरी अपने ट्राइबल क्राफ्ट्स के लिए। बिजनौर और सहारनपुर दोनों ही लकड़ी की नक्काशी के लिए मशहूर हैं। एटा के जलेसर की घंटियां और मिर्जापुर के चुनार के लाल मिट्टी के बर्तन, कितना कमाल है ना? तो अभी तक हम यूपी के अंदर की बात कर रहे थे। चलिए अब थोड़ा जूम आउट करते हैं और देखते हैं कि नेशनल लेवल पर पूरे देश में यूपी कहाँ खड़ा है। और आप देखेंगे कि ये सच में एक नेशनल पावर हाउस है।
नंबर 1। जी हाँ, चीनी के प्रोडक्शन में उत्तर प्रदेश पूरे देश में पहले नंबर पर है। और एक मजेदार फैक्ट ये है कि भारत की जो सबसे पहली चीनी मिल थी वो भी 1903 में यहीं यूपी में लगी थी, देवरिया के प्रतापपुर में। कपड़े और हैंडलूम इंडस्ट्री की बात करें तो यूपी देश में तीसरे नंबर पर आता है। और ये बहुत बड़ी बात है कि खेती के बाद राज्य में सबसे ज्यादा रोजगार अगर कोई सेक्टर देता है तो वो है हैंडलूम। जब बात इंडियन रेलवे की आती है तो यूपी की भूमिका बहुत ही सेंट्रल हो जाती है। सोचिए, देश के 18 रेलवे जोन में से 2 के हेडक्वार्टर्स यहीं यूपी में हैं, नॉर्थ सेंट्रल रेलवे का प्रयागराज में और नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे का गोरखपुर में। इससे ये पूरे राज्य को देश से जोड़ता है और बिजनेस के लिए एक बहुत बड़ा हब बन जाता है। तो चलिए अब हम अपने आखिरी हिस्से में चलते हैं और उन एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडीज को समझते हैं जो पर्दे के पीछे रहकर ये सारा इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट मुमकिन बनाती हैं। सबसे पहले है उद्योग बंधु, जैसा कि नाम से ही पता चलता है, इंडस्ट्री का दोस्त। इसे 1981 में इसलिए शुरू किया गया था ताकि जो नए बिजनेसमैन हैं उन्हें अपनी इंडस्ट्री सेटअप करने में आसानी हो, एक ही जगह पर सारी मदद मिल जाए। इसके बाद आता है एक बहुत जरूरी नाम, UPSIDA, यानी उत्तर प्रदेश स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी। ये मेन एजेंसी है जो पूरे राज्य में इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर बनाती है। और हाँ, इसका हेडक्वार्टर कानपुर में है। ये एग्जाम के लिए जरूर याद रखिएगा। UPSIDI की ही तरह अलग अलग रीजन्स के लिए भी खास अथॉरिटीज हैं। याद रखना आसान है। GIDI मतलब गोरखपुर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी, बीडा भदोही के लिए और लीडा लखनऊ के लिए। तो आज हमने क्या देखा? उत्तर प्रदेश की इंडस्ट्रियल कहानी बहुत ही डाइवर्स और दिलचस्प है। एक तरफ ये चीनी और कपड़े जैसे ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज में देश को लीड करता है, तो वहीं दूसरी तरफ नोएडा जैसे शहर इसे मॉडर्न टेक के नक्शे पर लाते हैं। और ODOP जैसी स्कीम्स ये पक्का कर रही हैं कि इस तरक्की में लोकल कारीगर भी साथ चले। और अब आखिर में एक सवाल जो सोचने पर मजबूर करता है, अपने पारंपरिक उद्योगों और मॉडर्न टेक हब्स के बीच उत्तर प्रदेश अपनी विरासत और इनोवेशन में संतुलन साधकर अपने आर्थिक भविष्य को कैसे शक्ल देगा, ये आने वाले वक्त में देखने वाली बात होगी। अगर आप UPPSC, UP पुलिस या फिर UPSI जैसे किसी भी स्टेट लेवल एग्जाम की तैयारी में लगे हैं तो ये चर्चा खास आपके लिए है। हम यहाँ 2011 की जनगणना के उन जरूरी आंकड़ों को देखने वाले हैं जो अक्सर इम्तिहानों में पूछ लिए जाते हैं। और यकीन मानिए, ये सिर्फ नंबर्स नहीं हैं, ये पूरे उत्तर प्रदेश की एक तस्वीर हमारे सामने रखते हैं। ओके, लिसन में आपका स्वागत है। तो चलिए बात शुरू करते हैं उत्तर प्रदेश की आबादी के साइज से। ये जानना बहुत दिलचस्प है कि आखिर ये राज्य पूरे भारत के लिए कितना मायने रखता है। साल 2011 में उत्तर प्रदेश की आबादी करीब 20 करोड़ पहुंच गई थी। एकदम सटीक बताएं तो 19 करोड़ 98 लाख। ये नंबर इतना बड़ा है कि जरा सोचिए, अगर उत्तर प्रदेश एक अलग देश होता तो ये दुनिया के सबसे ज्यादा आबादी वाले देशों में से एक होता। और ये कोई मामूली बात नहीं है। इसका मतलब सीधा सीधा ये है कि 2011 में भारत का हर छठा इंसान उत्तर प्रदेश का रहने वाला था। अकेले यही एक आंकड़ा हमें बताता है कि इस राज्य का राजनीतिक और सामाजिक महत्व कितना ज्यादा है। अच्छा, अब अगर हम राज्य के अंदर ही देखें तो कहानी और भी मजेदार हो जाती है। एक तरफ था प्रयागराज, जहां की आबादी लगभग 60 लाख थी, और दूसरी तरफ महोबा, जहां 9 लाख से भी कम लोग रहते थे। इससे पता चलता है कि आबादी का बंटवारा राज्य में कितना अलग अलग है। तो प्रयागराज तो था नंबर 1 पर, उसके ठीक पीछे कौन थे? मुरादाबाद और गाजियाबाद। इन दोनों की आबादी भी करीब 47 लाख के आसपास थी। मतलब ये 3 जिले मिलकर ही राज्य की आबादी का एक बहुत बड़ा हिस्सा बना रहे थे। अब सिर्फ आबादी की गिनती ही नहीं, ये भी देखते हैं कि लोग कितने पास पास या दूर दूर बसे हुए हैं। मतलब हम जनसंख्या घनत्व को समझेंगे और ये भी देखेंगे कि उत्तर प्रदेश कितना शहरी है और कितना ग्रामीण। पूरे राज्य का जो औसत घनत्व का वो था 829 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। ये भारत की राष्ट्रीय औसत जो कि 382 है, उससे दुगने से भी ज्यादा है। साफ पता चलता है कि राज्य पर जनसंख्या का दबाव कितना ज्यादा है। और ये घनत्व भी हर जगह एक जैसा बिल्कुल नहीं है। गाजियाबाद तो इतना घना बसा है कि वहाँ 1 वर्ग किलोमीटर में लगभग 4000 लोग रहते हैं। वहीं दूसरी तरफ ललितपुर में उतनी ही जगह में सिर्फ 242 लोग। ये तो जमीन आसमान का फर्क हो गया।
एक बात तो साफ है, आज भी उत्तर प्रदेश की आत्मा गांव में ही बसती है। 2011 में राज्य की 3/4 से भी ज्यादा आबादी यानी लगभग 78% लोग ग्रामीण इलाकों में रहते थे और शहरों में सिर्फ 22%। और जैसा कि हम अंदाजा लगा सकते हैं, सबसे ज्यादा ग्रामीण आबादी भी प्रयागराज में ही थी। और सबसे कम ग्रामीण लोग वो थे गौतम बुद्ध नगर में, जिसे हम नोएडा और ग्रेटर नोएडा के नाम से बेहतर जानते हैं, जो कि एक बड़ा शहरी और इंडस्ट्रियल सेंटर है। चलिए अब एक बहुत ही जरूरी टॉपिक पर आते हैं जो किसी भी जगह के विकास को दिखाता है। बात करते हैं साक्षरता दर की। साल 2011 में उत्तर प्रदेश की साक्षरता दर थी 67.7%। ये उस समय के राष्ट्रीय औसत जो लगभग 74% था, उससे थोड़ा कम था। ये दिखाता है कि शिक्षा के क्षेत्र में अभी और काम करने की गुंजाइश थी। लेकिन जब हम इसी आंकड़े को पुरुषों और महिलाओं में तोड़कर देखते हैं ना, तो एक चिंताजनक तस्वीर सामने आती है। पुरुषों की साक्षरता दर 77% से ज्यादा थी, जबकि महिलाओं की सिर्फ 57%। ये जो 20% का भारी भरकम अंतर था, ये राज्य के विकास के लिए बहुत बड़ी चुनौती थी। और ये अंतर जिलों के लेवल पर तो और भी गहरा हो जाता है। एक तरफ शहरी गौतम बुद्ध नगर था, जहां 80% से ज्यादा लोग पढ़े लिखे थे, तो दूसरी तरफ श्रावस्ती, जहां आधे से भी कम लोग पढ़ लिख सकते थे। और जब बात खास तौर पर महिला साक्षरता की आती है, तो ये असमानता और भी ज्यादा दिखती है। सोचिए, कानपुर नगर में जहां 3/4 महिलाएं साक्षर थीं, वहीं श्रावस्ती में ये आंकड़ा सिर्फ 1/3 के आसपास था। ये दिखाता है कि महिला सशक्तिकरण और सामाजिक विकास की राह में कितनी बड़ी रुकावट थी। अब कुछ और जरूरी सामाजिक आंकड़ों पर भी नजर डाल लेते हैं, जैसे लिंगानुपात और अनुसूचित जातियों की जनसंख्या। अच्छा, अब एक और जरूरी सामाजिक इंडिकेटर की बात करते हैं, लिंगानुपात। 2011 में उत्तर प्रदेश में हर 1000 पुरुषों पर 912 महिलाएं थीं। ये आंकड़ा समाज में महिलाओं की स्थिति को समझने का एक बहुत जरूरी पैमाना है। जिलों में यहां भी बड़ा फर्क था। जौनपुर एक बहुत अच्छा उदाहरण था, जहां पुरुषों से ज्यादा महिलाएं थीं, हर 1000 पुरुषों पर 1024। वहीं दूसरी तरफ गौतम बुद्ध नगर में ये आंकड़ा सिर्फ 851 था। शायद इसकी एक वजह बाहर से काम करने आए पुरुष प्रवासियों की बड़ी संख्या हो सकती है। लेकिन सबसे ज्यादा चिंता की बात थी बाल लिंगानुपात, यानी 0 से 6 साल के बच्चों का, जो सिर्फ 902 था। और इससे भी बुरी बात ये थी कि 2001 के मुकाबले ये और भी गिर गया था। ये समाज के लिए एक बहुत बड़ी चेतावनी थी। अब कुछ और जरूरी सामाजिक आंकड़ों पर फटाफट नजर डालते हैं। पूरे भारत में सबसे ज्यादा अनुसूचित जाति यानी एससी आबादी उत्तर प्रदेश में ही है, और राज्य के अंदर सीतापुर में ये संख्या सबसे ज्यादा है। वहीं जब अनुसूचित जनजाति यानी एसटी की बात करें, तो सोनभद्र जिला सबसे आगे है, जबकि बागपत में उनकी संख्या सबसे कम है। तो अब हम अपने विश्लेषण के आखिरी हिस्से में आ गए हैं। यहाँ हम देखेंगे कि 2001 से 2011 के बीच जनसंख्या में बदलाव की दर क्या रही। 2001 से 2011 के बीच उत्तर प्रदेश की आबादी 20% से ज्यादा बढ़ी। लेकिन एक दिलचस्प बात यह है कि इस दौरान महिलाओं की आबादी पुरुषों के मुकाबले ज्यादा तेजी से बढ़ी। महिला जनसंख्या में 21% से ज्यादा की बढ़ोतरी हुई, जबकि पुरुषों की आबादी में 19% की। ये एक ध्यान देने वाला ट्रेंड है। तो ये थे उत्तर प्रदेश की 2011 की जनगणना से जुड़े कुछ खास आंकड़े। ये नंबर्स सिर्फ बीती हुई कहानी नहीं बताते, बल्कि आने वाले कल की नींव भी रखते हैं। अब सोचने वाली बात यह है कि इन सभी ट्रेंड्स ने पिछले 1 दशक में राज्य की नीतियों को, नौकरियों को और सामाजिक ताने बाने को किस तरह से बदला होगा। ये एक ऐसा सवाल है जो आज भी उतना ही जरूरी है। ओके, लिसन में आपका स्वागत है। आज हम सब मिलकर उत्तर प्रदेश के शानदार इतिहास में एक सफर पर निकलने वाले हैं। उन महान लोगों से मिलेंगे जिन्होंने सिर्फ इस राज्य को ही नहीं, बल्कि पूरे देश को एक नई दिशा दी। और हाँ, ये जो पूरी बातचीत है, ये खास तौर पर उन लोगों के लिए तैयार की गई है जो यूपीपीएससी, यूपीएसआई और यूपी पुलिस जैसे इम्तिहानों की तैयारी कर रहे हैं। हम उन सभी जरूरी बातों पर फोकस करेंगे जो एग्जाम में पूछी जा सकती हैं, ताकि आपकी तैयारी और भी सॉलिड हो जाए। तो चलिए देखते हैं कि आज के हमारे इस सफर का रोड मैप क्या है। सबसे पहले हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश की रूहानी ताकतों की, यानी सूफी संतों और भक्ति कवियों की।
फिर हम चलेंगे शासकों और क्रांतिकारियों के दौर में, जहां सत्ता और बगावत की कहानियां हैं। इसके बाद मुलाकात होगी शब्दों के जादूगरों से, और आखिर में कुछ और भी अहम हस्तियों के बारे में जानेंगे। तो चलिए पहले पड़ाव पर चलते हैं। यहाँ हम उन रूहानी शख्सियतों से रूबरू होंगे जिनकी सोच और जिनकी बातों ने इस जमीन की तहजीब को सींचा है। और इस लिस्ट में पहला नाम है अमीर खुसरो। वैसे उनका असली नाम था अबुल हसन यमीनुद्दीन खुसरो, लेकिन दुनिया उन्हें तूतिए हिंद यानी भारत का तोता के नाम से जानती है। उनका जन्म भी उत्तर प्रदेश के कासगंज जिले के पटियाली में हुआ था। खुसरो कोई मामूली शख्सियत नहीं थे। सोचिए, आज जो हम खड़ी बोली बोलते हैं उसकी नींव उन्होंने ही रखी थी। संगीत की दुनिया को सितार और तबला जैसे नायाब तोहफे भी उन्हीं की देन है। उन्होंने नूह सिपेहर जैसी किताब लिखी जिसमें भारत के मौसम, यहाँ के माहौल की बात की गई है। और हाँ, वो महान सूफी संत शेख निजामुद्दीन औलिया के सबसे चहीते मुरीद यानी शिष्य थे। अब जब खुसरो का जिक्र आया है तो उनके गुरु शेख निजामुद्दीन औलिया को कैसे भूल सकते हैं। बदायूं में जन्मे औलिया साहब को लोग महबूब ए इलाही कहकर बुलाते थे, जिसका मतलब है ईश्वर का प्यारा। उनकी बातों में कितनी ताकत थी इसका अंदाजा एक मशहूर किस्से से लगता है। जब सुल्तान गयासुद्दीन तुगलक ने उन्हें दिल्ली छोड़ने का हुक्म भिजवाया तो औलिया ने बस इतना कहा, हनूज दिल्ली दूर अस्त, मतलब दिल्ली अभी दूर है। और सच में सुल्तान एक हादसे में मारा गया और दिल्ली कभी पहुंच ही नहीं पाया। सूफी संतों के साथ साथ उत्तर प्रदेश की धरती पर भक्ति की भी एक जबरदस्त लहर चल रही थी, और इस लहर के सबसे बड़े नाम थे कबीर दास, जिनका जन्म 1398 में वाराणसी में हुआ। वो मानते थे निर्गुण भक्ति में, मतलब ईश्वर का कोई रूप रंग नहीं है, वो तो हर मजहब, हर दायरे से परे है। चलिए अब कहानी का रुख मोड़ते हैं और उन लोगों की बात करते हैं जिन्होंने हुकूमत की और बगावत की मशालें जलाईं। अब मिलते हैं अवध के आखिरी नवाब वाजिद अली शाह से। वो कला के बड़े कद्रदान थे, खासकर ठुमरी गायकी को तो उन्होंने एक नई पहचान दी। लखनऊ की रौनक, केसरबाग और सफेद बारादरी उन्हीं की देन है। लेकिन अफसोस 1856 में अंग्रेजों ने उन्हें तख्त से हटाकर कलकत्ता भेज दिया। अब एक ऐसा नाम जो हिम्मत और कुर्बानी का दूसरा नाम है, रानी लक्ष्मीबाई। वाराणसी में पैदा हुई, झांसी की रानी बनी और 1857 की आज़ादी की लड़ाई की सबसे बड़ी हीरो बनकर उभरी। ग्वालियर में अंग्रेजों से लड़ते लड़ते उन्होंने अपनी जान दे दी, लेकिन इतिहास में हमेशा के लिए अमर हो गए। और 1857 की उसी लड़ाई में एक और बहुत बड़ा नाम है बेगम हजरत महल का। जब नवाब वाजिद अली शाह को हटा दिया गया तो उन्होंने लखनऊ में बगावत की कमान अपने हाथों में ले ली और अंग्रेजों को जबरदस्त टक्कर दी। इसी कड़ी में अगला नाम आता है भारत के दूसरे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री का। भारत छोड़ो आंदोलन के वक्त उनका दिया नारा मरो नहीं मारो, ये सिर्फ एक नारा नहीं था, ये एक चिंगारी थी जिसने पूरे देश में जोश की एक नई आग लगा दी थी। और फिर उनका वो नारा जिसे आज भी पूरा देश याद करता है, जय जवान जय किसान। ये सिर्फ दो शब्द नहीं थे, ये एक नए आत्मनिर्भर भारत का विजन था जो देश के सिपाही और किसान दोनों को सलाम करता था। तो चलिए अब तलवारों और सियासत की दुनिया से निकलकर कलम की दुनिया में चलते हैं। यहाँ हम मिलेंगे उन लेखकों से जिन्होंने अपने शब्दों से हिंदी साहित्य की दुनिया ही बदल दी। अच्छा, अब ये जो आप देख रहे हैं ना, इसे बहुत ध्यान से देखिए, क्योंकि यहाँ से सवाल बनते ही बनते हैं। ये हैं लेखकों के असली नाम और उनके मशहूर उपनाम, जिन्हें पेन नेम भी कहते हैं। जैसे धनपत राय श्रीवास्तव को हम सब मुंशी प्रेमचंद के नाम से जानते हैं और सूर्यकांत त्रिपाठी को निराला के नाम से। ये मैचिंग अक्सर एग्जाम्स में पूछी जाती है। मुंशी प्रेमचंद यानी धनपत राय श्रीवास्तव वाराणसी में पैदा हुए थे। उन्होंने गबन, कर्मभूमि, रंगभूमि जैसे ऐसे उपन्यास लिखे जो आज भी हमारे समाज का आईना है। मैथिली शरण गुप्त को राष्ट्र कवि का दर्जा मिला था और ये उपाधि उन्हें खुद महात्मा गांधी ने दी थी। झांसी के चिरगांव में जन्मे गुप्त जी की साकेत, यशोधरा और पंचवटी जैसी रचनाएं हिंदी साहित्य का खजाना है। याद है आपको कलाधर उपनाम? जी हाँ, ये जयशंकर प्रसाद जी का ही था। वाराणसी में जन्मे प्रसाद जी ने कामायनी जैसा महाकाव्य लिखा। उनकी आंसू, लहर, तितली और कंकाल जैसी रचनाएं छायावादी दौर की पहचान बन गई।
चलिए अब अपने आखिरी हिस्से की तरफ बढ़ते हैं और प्रशासन और पत्रकारिता जैसे क्षेत्रों से जुड़े कुछ और खास लोगों को जानते हैं। बीरबल के किस्से तो हम सबने सुने हैं, लेकिन क्या आपको उनका असली नाम पता है? उनका असली नाम था महेश दास। ये याद रखिएगा, महेश दास। उनका जन्म जालौन के कालपी में 1528 में हुआ था। ये फैक्ट एग्जाम्स में सीधा सीधा पूछ लिया जाता है। बीरबल सिर्फ हाजिर जवाब नहीं थे, वो अकबर के 9 रत्नों में से एक थे। अकबर ने उन्हें कविराज का टाइटल दिया था और वो दीन ए इलाही को मानने वाले पहले और अकेले हिंदू भी थे। और उनकी मौत भी एक जंग के मैदान में एक योद्धा की तरह हुई थी। और आखिर में बात करते हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र के एक बहुत ही प्रोग्रेसिव कदम की। साल 1874 में उन्होंने बाल बोधिनी नाम की एक मैगजीन शुरू की। ये उत्तर प्रदेश की पहली ऐसी मैगजीन थी जो सिर्फ और सिर्फ महिलाओं के लिए थी। सोचिए उस जमाने में ये कितना बड़ा और क्रांतिकारी कदम रहा होगा। तो हमारा आज का ये सफर यहीं खत्म होता है, लेकिन जाने से पहले एक सवाल छोड़ जाते हैं। इन कवियों, शासकों, संतों और क्रांतिकारियों की ये जो मिलीजुली विरासत है, वो आज भी उत्तर प्रदेश की पहचान को कैसे बना रही है, कैसे संवार रही है, इस पर सोचिएगा जरूर। ओके, लिसन में आपका स्वागत है। क्या आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश के कुछ संस्थान सिर्फ इमारतें नहीं हैं, बल्कि उन्होंने भारत के इतिहास को एक नई दिशा दी है? आज हम इन्हीं जरूरी शैक्षिक और सांस्कृतिक केंद्रों की गहराई में उतरेंगे जो यूपीपीएससी, यूपीएसआई और यूपी पुलिस जैसी परीक्षाओं में कामयाबी की एक अहम कड़ी हैं। हम मिलकर विश्वविद्यालयों की स्थापना की तारीखों से लेकर म्यूजियम्स में छिपे नायाब खजानों तक उन सभी जरूरी फैक्ट्स पर नजर डालेंगे जो अक्सर इम्तिहान में पूछ लिए जाते हैं। हमारा मकसद सिर्फ जानकारी देना नहीं है, बल्कि उसे इस तरह से समझना है कि वो हमेशा याद रहे। तो आज का हमारा सफर कुछ इस तरह का रहेगा। सबसे पहले हम कुछ आम कन्फ्यूजन्स को दूर करेंगे। फिर हम कृषि, टेक्नोलॉजी और कला के मैदान में राज्य के पावर हाउस संस्थानों को जानेंगे। और आखिर में हम कुछ ऐसे जरूरी आंकड़ों पर बात करेंगे जो परीक्षा में सीधे सीधे नंबर दिला सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले कुछ ऐसी आम गलतियों को सुधार लेते हैं जो अक्सर हो जाती हैं। ये छोटे छोटे करेक्शंस ये पक्का कर देंगे कि हमारी तैयारी की बुनियाद एकदम मजबूत हो। अच्छा, ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग केस है, संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय। जैसा कि हम देख सकते हैं, इसकी जड़ें 1791 तक जाती हैं, जब ये एक कॉलेज था, लेकिन इसे यूनिवर्सिटी का दर्जा बहुत बाद में 1958 में मिला। ये पूरी यात्रा बहुत जरूरी है, क्योंकि एग्जाम में इन दोनों तारीखों के बीच का फर्क पूछा जा सकता है। अरे एक मिनट, ये 2 जरूरी करेक्शंस हैं जिन्हें अपने नोट्स में तुरंत अपडेट कर लेना चाहिए। पहला, पंडित दीनदयाल उपाध्याय विश्वविद्यालय की स्थापना 2001 में हुई थी, 2011 में नहीं। और दूसरा, आलू अनुसंधान केंद्र अब मेरठ में नहीं बल्कि हापुड़ में है। याद रखिए, यही छोटी छोटी डिटेल्स एग्जाम में बड़ा फर्क पैदा कर देती हैं। तो अब जब हमारे बेसिक्स क्लियर हो गए हैं, तो चलिए उत्तर प्रदेश के विकास के इंजनों की तरफ बढ़ते हैं, यानी इसके सबसे जरूरी कृषि और टेक्नोलॉजी संस्थानों को देखते हैं। जरा इस टेबल पे नजर डालिए। इसमें उत्तर प्रदेश की 4 मुख्य एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटीज की पूरी जानकारी है। मेरठ में सरदार वल्लभ भाई पटेल, कानपुर में चंद्रशेखर आजाद, अयोध्या में आचार्य नरेंद्र देव और कुशीनगर में महात्मा बुद्ध विश्वविद्यालय। इनके नाम, जगहें और स्थापना के साल, ये तीनों ही बहुत जरूरी हैं। उत्तर प्रदेश को ये भी गौरव हासिल है कि यहाँ 2 IITs हैं। एक तरफ है 1959 में बना IIT कानपुर, जो अपने इनोवेशन के लिए जाना जाता है, और दूसरी तरफ है IIT BHU, जिसकी जड़ें 1916 के ऐतिहासिक बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से जुड़ी हैं। ये दोनों ही संस्थान देश के टेक्नोलॉजिकल पावर हाउस हैं। कानपुर का मतलब सिर्फ एक इंडस्ट्रियल शहर नहीं है, ये एक नॉलेज हब भी है। यहीं पर भारतीय गन्ना और दलहन अनुसंधान जैसे जरूरी संस्थान हैं जो देश की फूड सिक्योरिटी में मदद करते हैं। साथ ही डॉक्टर अंबेडकर टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट और JK कैंसर संस्थान जैसे सामाजिक और स्वास्थ्य से जुड़े महत्वपूर्ण केंद्र भी यही हैं। चलिए अब टेक्नोलॉजी से थोड़ा हटकर कला की दुनिया में चलते हैं और उत्तर प्रदेश की शानदार सांस्कृतिक विरासत को समझते हैं। हम उन संस्थानों को जानेंगे जो राज्य की कला, संगीत और नाटक की आत्मा को जिंदा रखे हुए हैं।
भातखंडे संगीत संस्थान की कहानी भी बड़ी दिलचस्प है। सोचिए, 1926 में ये सिर्फ एक म्यूजिक कॉलेज के तौर पर शुरू हुआ था और आज कहाँ पहुँच गया है। साल 2000 में इसे डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा मिला, जिसका मतलब है कि इसके ऊंचे स्टैंडर्ड्स को देखते हुए यूजीसी ने इसे एक यूनिवर्सिटी की तरह काम करने की आज़ादी दी। ये सफ़र इसकी बढ़ती अहमियत को दिखाता है। लखनऊ के खूबसूरत लाल बारादरी महल में मौजूद है राज्य ललित कला अकेडमी, जो 1962 से उत्तर प्रदेश के विजुअल आर्ट्स को बढ़ावा दे रही है। एक जरूरी फैक्ट जो याद रखना है वो ये है कि इसके पहले अध्यक्ष डॉक्टर संपूर्णानंद थे। लखनऊ को सच में राज्य की सांस्कृतिक राजधानी कहा जा सकता है। ललित कला अकेडमी के अलावा यहाँ गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स, यूपी संगीत नाटक अकादमी और यूपी भाषा संस्थान जैसे और भी कई बड़े केंद्र हैं जो इसे कला और संस्कृति का एक धड़कता हुआ दिल बनाते हैं। अब हम कुछ ऐसे खास विश्वविद्यालयों और म्यूजियम्स को देखेंगे जो उत्तर प्रदेश के एजुकेशनल लैंडस्केप को और भी ज्यादा खास बनाते हैं। पूर्व का ऑक्सफोर्ड, कितना बड़ा टाइटल है ना। ये टाइटल एक ऐसे विश्वविद्यालय को दिया गया है जो सालों से भारत में ज्ञान का केंद्र रहा है। कोई अंदाजा है ये कौन सा हो सकता है? अगर आपने इलाहाबाद विश्वविद्यालय सोचा है तो आप बिल्कुल सही हैं। 1887 में स्थापित ये भारत का चौथा सबसे पुराना विश्वविद्यालय है और अपनी शानदार अकादमिक विरासत की वजह से इससे पूर्व का ऑक्सफोर्ड का ये बड़ा खिताब मिला। उत्तर प्रदेश का पूरा इतिहास इसकी शानदार म्यूजियम्स में कैद है। लखनऊ का राज्य संग्रहालय सबसे पुराना है जो 1863 से हमारी विरासत को संभाल रहा है। इसके अलावा वाराणसी में भारत कला भवन, बांदा में बुंदेलखंड छत्रसाल संग्रहालय और खास तौर पर बच्चों के लिए लखनऊ में बना बाल संग्रहालय भी देखने लायक है। और ये फैक्ट तो सच में कमाल का है। चित्रकूट में है जगत गुरु रामभद्राचार्य दिव्यांग विश्वविद्यालय, जो 2001 में स्थापित हुआ था। ये सिर्फ उत्तर प्रदेश या भारत का ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया का पहला ऐसा विश्वविद्यालय है जो खास तौर पर दिव्यांगों के लिए बनाया गया है। ये समावेशिता का एक सच्चा प्रतीक है। तो चलिए अब तैयार हो जाइए एक रैपिड फायर राउंड के लिए। ये वो नंबर हैं जो एग्जाम में सीधे सीधे पूछे जा सकते हैं, तो इन्हें ध्यान से सुनिएगा। पहला सवाल, उत्तर प्रदेश में टोटल कितनी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं? सोचिए जरा, ये सवाल अक्सर एग्जाम्स में आता है। सही जवाब है 6, और ये 6 नाम याद रखने हैं। प्रयागराज, BHU, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी, राजीव गांधी एविएशन यूनिवर्सिटी और रानी लक्ष्मीबाई सेंट्रल एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी। चलिए अब थोड़ा इतिहास में चलते हैं। आज़ादी के वक्त यानी 1947 में उत्तर प्रदेश में कितनी यूनिवर्सिटीज थीं? और इसका जवाब है 5। ये थीं इलाहाबाद, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, लखनऊ, अलीगढ़ मुस्लिम और आगरा यूनिवर्सिटी। तो आखिर में ये समझना जरूरी है कि ये सिर्फ नाम और तारीखें नहीं है, ये वो संस्थान हैं जिन्होंने उत्तर प्रदेश की तकदीर बनाई है। तो इसी सवाल के साथ आज की बात खत्म करते हैं। इन सभी महान संस्थानों में से आपको क्या लगता है किसने राज्य के भविष्य पर सबसे गहरा असर डाला है और क्यों? इस पर जरूर सोचिए। नमस्कार, आज हम उत्तर प्रदेश की उन योजनाओं और बजट की गहराइयों में उतरने वाले हैं जो प्रदेश की तस्वीर बदल रही हैं। और हाँ, अगर यूपीपीएससी, यूपीएसआई या यूपी पुलिस जैसे किसी भी एग्जाम की तैयारी चल रही है तो ये सारी जानकारी आपके लिए, समझ लीजिए, एक गेम चेंजर साबित हो सकती है। वेलकम टू ओके लिसन। तो चलिए बिना किसी देरी के सीधे उन फैक्ट्स और आंकड़ों पर आते हैं जो परीक्षा की तैयारी को और भी मजबूत करेंगे। आज हम 4 हिस्सों में बात करेंगे। सबसे पहले देखेंगे शिक्षा से जुड़ी योजनाएं, फिर चलेंगे खेतों और गांवों की ओर, किसानों की योजनाओं को समझने। इसके बाद देखेंगे कि रोजगार के लिए क्या हो रहा है और आखिर में 2023-24 के बजट का पूरा हिसाब किताब समझेंगे कि भाई पैसा कहां से आया और कहां गया। तो सबसे पहले बात एजुकेशन की। आखिर वो कौन सी योजनाएं हैं जो उत्तर प्रदेश के हर स्टूडेंट को आगे बढ़ने का मौका दे रही हैं? आइए जानते हैं। लिस्ट में सबसे पहले है कन्या विद्या धन योजना। देखिए, इसका मकसद एकदम साफ है। 12वीं पास करने के बाद कोई भी छात्रा पैसों की तंगी की वजह से पढ़ाई न छोड़े। ये योजना 2012 में शुरू हुई, 2016 में इसमें और सुधार हुआ और आज इसके तहत 30,000 रुपए और एक लैपटॉप दिया जाता है। अब एक और बहुत ही जरूरी योजना है बाल श्रमिक विद्या योजना। ये सीधे सीधे बाल मजदूरी पर चोट करती है। 12 जून 2020 को इसे लॉन्च किया गया था।
इसमें 8 से 18 साल के काम करने वाले बच्चों को स्कूल भेजने पर आर्थिक मदद दी जाती है। लड़कियों को हर महीने 1200 रुपये और लड़कों को 1000 रुपये मिलते हैं। इनके अलावा भी कुछ और अहम स्कीम्स हैं, जैसे कल्प शिक्षा योजना प्राइमरी एजुकेशन पर फोकस करती है। साल 2000 में शुरू हुआ स्कूल चलो अभियान तो एक बहुत बड़ा प्रयास था बच्चों को स्कूल तक लाने का, और खास तौर पर लड़कियों के लिए 2014 में कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना लाई गई। शिक्षा के बाद अब बात करते हैं प्रदेश की रीढ़ की हड्डी की, यानी कृषि और ग्रामीण जीवन की। चलिए देखते हैं कि किसानों और गांवों को मजबूत करने के लिए सरकार क्या कर रही है। इसमें एक बहुत ही जमीनी स्तर की योजना है, किसान मित्र योजना। इसे 18 जून 2001 को तत्कालीन मुख्यमंत्री कल्याण सिंह जी ने शुरू किया था। इसका मकसद था किसान मित्रों के जरिए किसानों तक सीधी मदद पहुंचाना। चलिए कुछ और योजनाओं पर भी फटाफट नजर डालते हैं। 1992 में आई थी किसान बही योजना, जिससे किसानों को उनकी जमीन का एक ऑफिशियल पासबुक मिला। फिर 2017 में कृषक समृद्धि योजना आई, किसानों की आय बढ़ाने के लिए। पशुपालन के लिए गौपालक योजना है, जिसमें 10 लाख तक का लोन मिलता है। और स्वामित्व योजना तो ड्रोन जैसी टेक्नोलॉजी से गांवों की जमीन के झगड़े सुलझा रही है। किसानों के लिए एक सामाजिक सुरक्षा कवच का काम करती है मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना। ये 18 से 70 साल के किसानों को कवर करती है। अगर किसी दुर्घटना में किसान की मृत्यु हो जाती है या 60% से ज्यादा की विकलांगता होती है तो परिवार को 5 लाख रुपए तक की आर्थिक मदद मिलती है। अच्छा, शिक्षा हो गई, कृषि हो गई, इसके बाद किसी भी राज्य के लिए सबसे जरूरी क्या है? बिल्कुल, रोजगार और विकास। तो अब हम उन योजनाओं को देखेंगे जो यूपी में नौकरियां बना रही हैं। ये नाम तो सबने सुना ही होगा, एक जिला एक उत्पाद यानी ओडीओप। ये वाकई एक गेम चेंजर पहल है। 24 जनवरी 2018 को ये शुरू हुई थी। इसमें यूपी के सभी 75 जिलों के खास प्रोडक्ट को चुनकर उसे नेशनल और इंटरनेशनल मार्केट तक पहुंचाया जाता है। जैसे एक उदाहरण लेते हैं, लखीमपुर खीरी को उसके जनजातीय शिल्प यानी ट्राइबल क्राफ्ट्स के लिए एक अलग पहचान मिली है। इसी तरह ये योजना हर जिले के हुनर को दुनिया के सामने रख रही है। रोजगार के लिए कुछ और भी टारगेटेड स्कीम्स हैं, जैसे नवीन रोजगार छतरी योजना खास तौर पर अनुसूचित जातियों के विकास के लिए है। कौशल सतरंग योजना युवाओं को नौकरी के लिए जरूरी स्किल्स देती है। और स्वावलंबन योजना महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने का काम कर रही है। तो इन सब कोशिशों का नतीजा क्या निकला? आंकड़ों को देखें तो साल 2022 में उत्तर प्रदेश में बेरोजगारी की दर 4.2% दर्ज की गई थी, जो इन योजनाओं के असर को दिखाता है। और अब आते हैं सबसे महत्वपूर्ण हिस्से पर, प्रदेश का बजट। चलिए 2023-24 के बजट से समझते हैं कि उत्तर प्रदेश की तिजोरी में पैसा आता कहां से है और जाता कहां है। तो पैसा आता कहां से है? कमाई का जो सबसे बड़ा हिस्सा है, लगभग 39%, वो राज्य के अपने टैक्स कलेक्शन से आता है। उसके बाद केंद्र सरकार से मिलने वाली ग्रांट्स और फिर पब्लिक डेब्ट यानी कर्ज का नंबर आता है। और ये पैसा खर्च कहां होता है? बजट का सबसे बड़ा हिस्सा करीब 22% पूंजीगत परिव्यय या कैपिटल आउटले पर खर्च होता है। आसान भाषा में कहें तो ये पैसा नई सड़कें, पुल और अस्पताल बनाने जैसे कामों में लगता है। इसके बाद पेंशन और लिए गए कर्ज का ब्याज चुकाने में एक बड़ा हिस्सा जाता है। बजट में शिक्षा को खास प्राथमिकता दी गई है। समग्र शिक्षा अभियान के लिए 20,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा का बजट रखा गया है। साथ ही डिजिटल लाइब्रेरी बनाने के लिए 300 करोड़ रुपए अलग से रखे गए। इससे पता चलता है कि सरकार मॉडर्न एजुकेशन पर कितना जोर दे रही है। तो इस पूरे विश्लेषण से कौन सी बातें याद रखनी है? पहली, यूपी में शिक्षा, कृषि और रोजगार हर क्षेत्र के लिए टारगेटेड स्कीम्स हैं। दूसरी, कुछ आंकड़े बहुत जरूरी हैं, जैसे कन्या विद्या धन के 30,000 रुपए और कृषक दुर्घटना योजना के 5 लाख रुपए। तीसरी, बजट का सबसे ज्यादा पैसा इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च हो रहा है। और चौथी, प्रदेश की कमाई का सबसे बड़ा जरिया उसका अपना टैक्स। और जाते जाते एक सवाल, जिस तरह उत्तर प्रदेश नई योजनाएं ला रहा है और बजट का आकार भी बढ़ रहा है, तो अगले 5 सालों के लिए किस पर सबसे ज्यादा ध्यान देना चाहिए? इंफ्रास्ट्रक्चर, सामाजिक कल्याण या फिर औद्योगिक विकास? इस पर सोचिएगा जरूर।
उत्तर प्रदेश के घने जंगल जानते अपने अंदर क्या क्या राज छिपाए बैठे हैं? तो चलिए आज मेरे साथ इस सफर पर निकलते हैं जहां हम इस राज्य की जबरदस्त बायोडायवर्सिटी और वाइल्ड लाइफ के कुछ ऐसे सीक्रेट जानेंगे जो सच में आपको हैरान कर देंगे। ओके लिसन में आप सभी का स्वागत है। खास तौर पर अगर आप यूपीपीएससी, यूपीएसआई या यूपी पुलिस एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो ये एनालिसिस बिल्कुल आपके लिए है। हम यहां वो सारी जरूरी जानकारी कवर करेंगे जो इन एग्जाम्स के लिए बहुत जरूरी हैं। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले हम यूपी के वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज की सैर करेंगे, फिर राज्य के जो बड़े बड़े टाइगर रिजर्व्स हैं उन पे नजर डालेंगे, उसके बाद इंपॉर्टेंट बर्ड सेंचुरीज की बात होगी, फिर आएंगे स्पेशल कंजर्वेशन सेंटर्स और आखिर में हम फॉरेस्ट स्टेटस और उससे जुड़े फेस्टिवल्स को समझेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं हमारे पहले टॉपिक से, उत्तर प्रदेश के वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज। यहां हम राज्य के सबसे पुराने, सबसे बड़े और हां सबसे छोटे प्रोटेक्टेड एरियाज के बारे में भी जानेंगे। देखिए स्क्रीन पर राज्य के कुछ बहुत इंपॉर्टेंट सेंचुरीज हैं। चंद्रप्रभा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो चंदौली में है, 1957 में बना था। फिर है किशनपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी लखीमपुर खीरी में 1972 का। उसके बाद कतरनिया घाट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बहराइच में 1975 में, और एक है महावीर स्वामी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ललितपुर में। ये सभी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी अहम है। तो एक सवाल, उत्तर प्रदेश का सबसे पहला यानी फर्स्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कौन सा था? जी हां, ये था चंद्रप्रभा। इसे 1957 में चंदौली में एस्टैब्लिश किया गया था और इसकी लोकेशन भी कमाल की है, कैमूर रेंज की नौगढ़ और राजगढ़ पहाड़ियों के बीच, मतलब हिस्टोरिक भी और खूबसूरत भी। अब जरा साइज की बात करते हैं एक्सट्रीम्स की। तो एक तरफ है राज्य का सबसे बड़ा जिला लखीमपुर खीरी जहां किशनपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, और बिल्कुल दूसरी तरफ सबसे छोटा सेंचुरी है महावीर स्वामी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो ललितपुर में है। देखिए कितनी डाइवर्सिटी है, यही तो यूपी की खासियत है। लेकिन अहम सेंचुरीज की लिस्ट यहां खत्म नहीं होती। कुछ और नाम है जो याद रखने जरूरी हैं, जैसे महाराजगंज में सोहगी बरवा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, वाराणसी में एक यूनिक कछुआ यानी टर्टल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, और कैमूर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो मिर्जापुर और सोनभद्र दोनों जिलों में फैला हुआ है। हर एक की अपनी अलग पहचान है। ओके, अब आते हैं एक ऐसे टॉपिक पर जो हम सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, टाइगर कंजर्वेशन। चलिए देखते हैं कि उत्तर प्रदेश अपने बड़े बड़े टाइगर रिजर्व्स के जरिए इन शानदार जानवरों को बचाने के लिए क्या क्या कर रहा है। दुधवा टाइगर रिजर्व की कहानी बड़ी दिलचस्प है। इसकी शुरुआत हुई 1972 में जब किशनपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बना। फिर आगे बढ़े 1977 में दुधवा को नेशनल पार्क डिक्लेयर किया गया, और आखिरकार 1987-88 में इसे ऑफिशियली टाइगर रिजर्व का दर्जा मिल गया। यह सफर दिखाता है कि कंजर्वेशन में कितना वक्त और डेडिकेशन लगता है। दुधवा के अलावा भी दो और अहम टाइगर रिजर्व्स हैं यूपी में। एक है अमानगढ़ टाइगर रिजर्व बिजनौर में। इंटरेस्टिंग बात यह है कि असल में उत्तराखंड के जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का ही एक्सटेंशन या बफर एरिया है, और दूसरा है रानीपुर टाइगर रिजर्व जो चित्रकूट में है। यह राज्य का चौथा और सबसे नया यानी मोस्ट रीसेंट टाइगर रिजर्व है, जिसे 2022 में बनाया गया। चलिए अब वाइल्ड लाइफ से थोड़ा ऊपर उठते हैं और आसमान की तरफ देखते हैं। अगला टॉपिक है यूपी के इंपॉर्टेंट बर्ड सैंक्चुरीज। इन्हें पक्षी विहार भी कहते हैं, और बर्ड वॉचर्स के लिए तो ये जन्नत से कम नहीं है। स्क्रीन पर देखिए ये कुछ कीबोर्ड सेंचुरीज हैं जिनके नाम और जिला जरूर याद रखिएगा। लाख बहोसी कन्नौज में, सांडी हरदोई में, समसपुर रायबरेली में, और बखीरा संत कबीर नगर में। ये जगहें अक्सर एग्जाम्स में मैच द फॉलोइंग या डायरेक्ट क्वेश्चंस में आ जाती हैं। एक बहुत जरूरी अपडेट है, उन्नाव में जो नवाबगंज बर्ड सैंक्चुरी था उसका नाम बदल दिया गया है। अब उसे शहीद चंद्रशेखर आजाद पक्षी विहार के नाम से जाना जाता है। ये फैक्ट नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। और भी हैं, लिस्ट अभी बाकी है। जैसे आगरा में है सूर सरोवर, गौतम बुद्ध नगर में ओखला बर्ड सैंक्चुरी, गोंडा में पार्वती अरंगा, प्रतापगढ़ में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बर्ड सैंक्चुरी, और बलिया में जयप्रकाश नारायण बर्ड सैंक्चुरी, जिसे सुराहा ताल के नाम से भी जानते हैं। तो अब तक हमने जनरल सेंचुरीज की बात की। अब आते हैं कुछ बहुत ही स्पेशल जगहों पर। ये हैं स्पेशल कंजर्वेशन सेंटर्स, यानी ऐसी फैसिलिटीज जो किसी एक खास स्पीशीज को बचाने के लिए ही बनाई गई हैं। चलिए देखते हैं। तो देखिए मथुरा में है मयूर यानी पीकॉक कंजर्वेशन सेंटर। महाराजगंज में गिद्ध यानी वल्चर के लिए जटायु कंजर्वेशन सेंटर बनाया गया है।
और इटावा में तो एशियाटिक लायंस के लिए लायन सफारी और ब्रीडिंग सेंटर भी है। ये कोशिशें दिखाती हैं कि कंजर्वेशन कितना फोकस्ड हो सकता है। वाइल्ड लाइफ और सैंक्चुरीज के बाद अब थोड़ा फोकस शिफ्ट करते हैं। आइए अब उत्तर प्रदेश के ग्रीन कवर यानी यहाँ के वन क्षेत्र के नंबर्स को समझते हैं और साथ ही इससे जुड़े फेस्टिवल्स की भी बात करेंगे। सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट नंबर, उत्तर प्रदेश का जो टोटल जियोग्राफिकल एरिया है उसका 6.84% हिस्सा फॉरेस्ट कवर है। ये एक बेंचमार्क फिगर है जो राज्य की एनवायरमेंटल हेल्थ का अंदाजा देता है। लेकिन कहानी यहां पूरी नहीं होती। जब हम इस फॉरेस्ट कवर में ट्री कवर भी जोड़ देते हैं, मतलब वो पेड़ जो जंगलों के बाहर हैं, तो ये फिगर बढ़कर 9.23% हो जाता है। ये हमें एक बेहतर और कंप्लीट पिक्चर देता है। एक और इंटरेस्टिंग कंपैरिजन, अगर जिलों की बात करें तो सबसे ज्यादा फॉरेस्ट एरिया वाला जिला है सोनभद्र और सबसे कम वो है भदोही। ये कंट्रास्ट राज्य के अलग अलग हिस्सों के ज्योग्राफिकल और डेवलपमेंटल पैटर्न्स को साफ दिखाता है। क्या आपने वन महोत्सव के बारे में सुना है? इसका मतलब है पेड़ों का त्योहार। ये हर साल जुलाई के पहले हफ्ते में यानी 1 से 7 जुलाई तक मनाया जाता है। इसका मकसद सिंपल है, ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाने के लिए लोगों को इनकरेज करना। एक बहुत ही शानदार पहल है ये। और आखिर में एक और इंपॉर्टेंट डेट जो आपको याद रखनी है, उत्तर प्रदेश फॉरेस्ट कॉर्पोरेशन की स्थापना हुई थी 25 नवंबर 1974 को। ये राज्य के फॉरेस्ट मैनेजमेंट की हिस्ट्री में एक बहुत बड़ा माइलस्टोन है। तो जैसा कि हमने देखा, उत्तर प्रदेश एक इनक्रेडिबल बायोडाइवर्सिटी का घर है। पर आगे क्या? हमें सोचना होगा कि इस कीमती विरासत को बचाने के लिए अगला बड़ा कदम क्या हो सकता है। ये एक ऐसा सवाल है जो हम सब के लिए सोचने के लिए है। ओके, लिसन में आपका स्वागत है। अगर आप यूपीपीएससी, यूपीएसआई या यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं तो ये विश्लेषण खास आपके लिए है। चलिए हम सब मिलकर उत्तर प्रदेश की कृषि से जुड़े उन सबसे जरूरी फैक्ट्स को समझते हैं जो आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही अहम हैं। तो चलिए देखते हैं आज हम क्या क्या जानने वाले हैं। सबसे पहले बात करेंगे उन रिसर्च सेंटर्स की जो यूपी की खेती की रीढ़ है। फिर देखेंगे कि प्रोडक्शन में यूपी देश में कहाँ खड़ा है। इसके बाद किसानों के लिए बनी स्कीमों को समझेंगे, अलग अलग इलाकों की खास फसलों को जानेंगे और आखिर में कुछ और जरूरी फैक्ट्स पर नजर डालेंगे। तो सवाल ये है कि आखिर यूपी की खेती में इतनी तरक्की का राज क्या है? देखिए, ये सब शुरू होता है एक मजबूत रिसर्च और डेवलपमेंट की नींव से। तो आइए पहले उन बड़े संस्थानों को जानते हैं जो इस तरक्की को दिशा दे रहे हैं। अब देखिए, इस टेबल में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है। पशुओं और पक्षियों से जुड़े दोनों बड़े रिसर्च इंस्टीट्यूट्स बरेली के इज्जत नगर में हैं। परीक्षा के लिहाज से ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो दिखाता है कि इन मामलों में वहां पर खास काम होता है। सिर्फ रिसर्च सेंटर ही नहीं है, उत्तर प्रदेश में 5 दमदार एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटीज भी हैं जो नए नए इनोवेशंस और अगली पीढ़ी के कृषि विशेषज्ञों को तैयार कर रही हैं। और आप देख सकते हैं कि ये यूनिवर्सिटीज पूरे राज्य में फैली हुई हैं, पश्चिम में मेरठ से लेकर पूरब में अयोध्या तक। इससे ये पक्का होता है कि हर इलाके की खेती से जुड़ी जरूरतों पर खास ध्यान दिया जा सके। तो चलिए अब देखते हैं कि इन सब संस्थानों की मेहनत का जमीन पर क्या असर दिखता है। मतलब प्रोडक्शन के आंकड़े क्या कहते हैं। पूरे देश के मुकाबले उत्तर प्रदेश कहाँ है? गेहूं हो, गन्ना हो, आलू हो या फिर आम, इन सब में यूपी देश में नंबर 1 है। ये आंकड़े ही बताते हैं कि यूपी एक एग्रीकल्चरल पावर हाउस क्यों है। लेकिन हाँ, एक बात याद रखने वाली है कि चावल के उत्पादन में ये पश्चिम बंगाल के बाद दूसरे नंबर पर आता है। ये आंकड़ा तो आपको हैरान कर देगा। भारत का लगभग 90% मेंथा ऑयल, जी हाँ 90%, अकेले उत्तर प्रदेश से आता है। ये वही मेंथा ऑयल है जो दवाइयों से लेकर परफ्यूम तक में इस्तेमाल होता है, जो इस राज्य की अहमियत को और बढ़ा देता है। अच्छा, प्रोडक्शन तो जबरदस्त है, लेकिन सरकार किसानों के लिए क्या कर रही है? चलिए कुछ जरूरी योजनाओं और पहलों पर नजर डालते हैं। इस टाइमलाइन को देखिए। पिछले कुछ सालों में एक साफ पैटर्न दिखता है। 2017 में शुरुआत हुई किसान की आमदनी बढ़ाने की सोच से, और फिर बात आई सीधे कल्याणकारी योजनाओं पर। तो ये जो 2017 में आयोग बना था ना, जिसके अध्यक्ष खुद मुख्यमंत्री थे, उसका एक ही बड़ा मकसद था, 2022 तक किसानों की इनकम को डबल करना। ये एक बहुत बड़ा और महत्वाकांक्षी लक्ष्य था।
चलिए अब थोड़ा और जमीनी स्तर पर चलते हैं। उत्तर प्रदेश इतना बड़ा राज्य है तो जाहिर है हर इलाके की अपनी एक खास पहचान होगी, अपनी एक खास फसल होगी। देखते हैं कि कहाँ क्या अनोखा है। ये जो लिस्ट है ना, इसे अच्छे से याद कर लीजिए। जैसे प्रतापगढ़ को आंवला नगरी भी कहते हैं, और सिद्धार्थनगर का काला नमक चावल तो इतना फेमस है कि उसे जीआई टैग मिला हुआ है। ये सीधे परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। अब बात करते हैं बुंदेलखंड की एक बहुत ही अनोखी और सच कहें तो एक चुनौतीपूर्ण प्रथा की, अन्ना प्रथा। इसे उस इलाके की खेती के लिए एक अभिशाप तक माना जाता है, क्योंकि इससे पर्यावरण और खेती दोनों को ही बहुत नुकसान होता है। यहाँ एक मजेदार फैक्ट है, जब यूपी से फसलें दूसरे राज्यों में बिकने जाती हैं तो उन्हें खास ब्रांड नाम दिए जाते हैं। आम बिकते हैं नवाब ब्रांड के नाम से और आलू ताज ब्रांड के नाम से। है ना इंटरेस्टिंग? और भाई जब बात आम की हो तो यूपी का तो कोई जवाब ही नहीं। लखनऊ का मशहूर दशहरी, बनारस का लंगड़ा और चौसा, और हाल ही में जिसे जीआई टैग मिला वो बागपत का रटौल आम। हर इलाके का अपना अलग ही जायका है। चलिए अब फटाफट कुछ और जरूरी फैक्ट्स देख लेते हैं। ये वो छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जो एग्जाम में सीधे सीधे पूछ लिए जाते हैं। सिंचाई की बात करें तो उत्तर प्रदेश काफी हद तक ग्राउंड वाटर पर निर्भर है। आप देखिए लगभग 75% सिंचाई नलकूपों से होती है। ये एक बहुत बड़ा आंकड़ा है और जल प्रबंधन के लिहाज से बहुत मायने रखता है। और ये नंबर अपने आप में पूरी कहानी कहता है। यूपी की लगभग 60% आबादी सीधे खेती से जुड़ी है। ये सिर्फ एक इंडस्ट्री नहीं है, ये तो राज्य की अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी है। फसलों का टाइम साइकिल समझना भी जरूरी है। जैसे मूंग की फसल सबसे जल्दी करीब 60 दिन में तैयार हो जाती है, वहीं अरहर को सबसे ज्यादा लगभग 260 दिन लगते हैं। और सबसे कॉमन साइकिल जो पूरे प्रदेश में चलता है वो है धान और फिर गेहूं का। अच्छा, उत्तर प्रदेश में जमीन नापने की जो पारंपरिक इकाई है उसे बीघा कहते हैं, और ये याद रखना काम आ सकता है कि एक बीघे में 20 बिस्वा होते हैं। आखिर में ये 3 बातें जरूर याद रखिएगा। प्रदेश की सबसे बड़ी कमर्शियल फसल है गन्ना, आलू को गरीब का मित्र कहा जाता है, और चंदौली जिले को यूपी का धान का कटोरा कहते हैं। और जाते जाते आपके लिए एक सवाल जो ये दिखाता है कि एग्रीकल्चर में छोटी छोटी बातों की कितनी अहमियत होती है। आगरा जिले में कपास की स्वदेशी किस्म को बोने का सबसे सही वक्त क्या होता है? सोचिएगा जरूर, क्योंकि खेती में यही प्रिसिजन ही तो सब कुछ है।